इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे रेनू चोपड़ा आंटी को। रेनू आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सुन रही संगत को भी मेरा नमस्कार। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने दोबारा मौका दिया। पहले 19 नवंबर को दिया था और आज दोबारा दिया। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के साथ। ब्यूटीफुल जर्नी जो कि इस जन्म में स्टार्ट हुई थी 7 मार्च 1997 1997 को। तब गुरुजी उन दिनों चंडीगढ़ में ही थे। गुरुजी 1401 सेक्टर 33 में रहते थे। तो ऑल ऑफ ए सडन उस दिन शिवरात्रि का दिन था, मैं मंदिर से आई तो हमारे कोई रिलेटिव्स हैं, वो आए, कहते कि गुरुजी के सत्संग पे चलना है। तो हमने सोचा चलो चले जाते हैं, तो चले गए। वहां पे इतना प्यारा दरबार, इतना अनोखा दरबार जो कभी आज तक नहीं देखा। 1401 के साथ एक प्लॉट खाली था जो कि अब भी खाली है। वहां पे टेंट लगे हुए थे और गुरुजी का सत्संग चल रहा था। गुरुजी इतना सुंदर रूप गुरुजी का, उन्होंने ब्राइडल रेड चोला डाला हुआ था और उतना वो राजाओं के राजा और बादशाहों के बादशाह, उनका रूप इतना सुंदर कि बयान से बाहर। तो वो बैठे हुए थे वहां। डॉली गुलेरिया जो कि पंजाबी सिंगर है, सुरिंदर कौर की डॉटर, वो पंजाबी गीत गा रही थी, शब्द भी चल रहे थे। वो ऐसे लग रहा था जैसे कहीं हम हेवन में आ गए। तो हमारी दीदी जी जो हमें लेकर गए थे, उन्होंने बोला कि माथा टेको, रेनू माथा टेको। तो 1 मिनट तो लगा कि इंसान को माथा टेके। मैं थोड़ा हिचकिचाई, पर उन्होंने दोबारा कहा रेनू माथा टेक। तो मैंने गुरुजी के माथा टेका, चरण स्पर्श किए। तो जैसे ही मैं चरण स्पर्श करके ऊपर गुरुजी की तरफ देखा तो गुरुजी ने ऐसी कृपा दृष्टि बरसाई कि निहाल कर दिया। वो कृपा दृष्टि आज तक बसी हुई है, दिल में बसी हुई है, और मेरी रूह को उन्होंने माला माल कर दिया उस कृपा दृष्टि से, और सारे जन्मों जन्मों के लिए अपना बना लिया। तब बस मुझे तभी यकीन हो गया कि मैं बचपन से ही शिव जी की भगत हूँ। तो आज शिवरात्रि का दिन है कि यही है शिव जी भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, यही हैं और कहीं नहीं है, यही है, यही है, यही है। तो बस वहां बैठे रहे। तो जैसे सबको पता ही है कि गुरुजी के दरबार में कितनी मौज बहारे हैं, इतनी गुरुजी की वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग कि वहां से हटने का दिल नहीं करता, उठने का दिल नहीं करता। पर फिर भी बच्चों ने स्कूल जाना था, अगले दिन हम उठ के आ गए किसी तरह। तो उसके बाद गुरुजी के साथ ऐसी लगन जुड़ गई कि रोज शाम को दिल करे कि गुरुजी के चले जाए। तो फिर पहले तो हम इंतजार करते थे कि इनकी दीदी आए और हमें लेकर आए, पर बाद में इतना गुरुजी का वियोग शाम को सताता था कि गुरुजी के चले जाए। मैंने अपने हस्बैंड से कहना कि गुरुजी के चले, तो इन्होंने अनमने से ले जाना। पर फिर मैंने एक दिन गुरुजी से प्रे की, गुरुजी या तो अपना प्यार छुड़ा दो या फिर मेरे हस्बैंड का भी डाल दो। आप बिलीव नहीं करोगे कि नेक्स्ट डे से ही मेरे हस्बैंड ने बोलना शुरू कर दिया गुरुजी के चले। तो बस गुरुजी के ऐसे जर्नी शुरू हो गई, रोज आते रहे। तो गुरुजी इतनी रहमत की कि मेरे से जब भी मैं माथा टेकती, इस पर चरण स्पर्श करके उठती, तो मुझसे कोई वो प्यारी सी बात कर लेते। कभी मेरे से पूछ लेते ना कि मैंने अपना नाम बता देना, फिर कभी पूछ लेते कित्थों आंदे हो, मैंने अपना सेक्टर बता देना। फिर उन्होंने कभी पूछना घर का नंबर क्या है, मैं अपने घर का नंबर दस देना। फिर ऐसे ही घर आकर मेरे हस्बैंड मुझको कहते, ले गुरु जी तेरे नाल तो बड़िया हस हस के गल्लां करदे आ, मैंने तो गुरु जी गल ही नहीं करते। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल हम जाएंगे ना तो मैं आपकी इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। तो हम नेक्स्ट डे गुरु जी के गए तो गुरु जी सिंहासन पर नहीं बैठे थे, वो जमीन पर बैठे थे। तो हम भी जमीन पर बैठ गए उनके सामने। तो मैंने अपने हस्बैंड की इंट्रोडक्शन कराई, गुरु जी ये मेरे पति देव। गुरु जी ने मेरे हस्बैंड की पीठ पे 2 बार पैट किया और बोला आया करो, वैफ चंगी है तेरी। तो आई वॉज ऑन क्लाउड 9 कि महाराज ने, दुनिया के मालिक ने ऐसे कह दिया कि आई एम गुड। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने भी बिलीव करना शुरू कर दिया कि मैं आई एम गुड। तो बस ऐसे गुरुजी के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई। तो सारे जो 97 के जितने फंक्शन थे वो गुरुजी के सामने इतने ज्यादा वो मनोरम होते थे उनके फंक्शन।
कि जैसे बस स्वर्ग का नजारा, स्वर्ग धरती पर आ गया हो, ऐसे लगता था। फिर बैसाखी का फंक्शन आया थोड़े दिनों बाद, तो वैसे ही जो 1401 के साथ वाले प्लॉट में टेंट लग के गुरुजी का फंक्शन चल रहा था बैसाखी का, तो गुरुजी के सामने लाइनें लगती थी, चरण स्पर्श करते थे, तो गुरुजी के हाथ से प्रसाद लेके फिर बैठ जाते थे। गुरुजी ने पहले तो अमृतियों का प्रसाद दिया, तो वो मिला। फिर उसके बाद गुरुजी के आगे लाइन लगी हुई थी, वो कैसेट प्रसाद दे रहे थे। तो मेरे भी मन में इच्छा हुई कि मेरे को कैसेट प्रसाद मिल जाए तो अच्छा लगेगा, तो मैं लाइन में लगी। पर जब मैंने माथा टेक के परे, तो उन्होंने मेरे को कैसेट नहीं दी, तो मेरे मन में थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो फिर 1-2 दिन बाद हम जब गुरुजी के सामने बैठे हुए थे गुरुजी के सत्संग में, तो एक नवराज अंकल ने आके मेरे को 2 कैसेटें दी। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, चलो बैसाखी को नहीं मिली तो अब मिल गई। तो मैंने फिर जब वापस जाने लगे, तो मैंने नवराज अंकल मेरे को बाहर मिल गए। मैंने कहा कि नवराज अंकल, आपने खुद दी है मुझको कैसेटें? तो नवराज अंकल ने मेरे को बोला कि नहीं, साडी की औकात है ਤੁਹਾਨੂੰ कैसेटां देन दी, ਇਹ ਤਾਂ गुरु जी ने कहा सी कि रेड सूट वाली आंटी ਨੂੰ ਦਿਆ ਤਾਂ मैं दे के गया। तो मेरा मन आत्म विभोर हो गया कि गुरु जी ने चलो उस दिन नहीं तो आज मेरे पे दया की। मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वो कैसेटें वहीं डोली गुलेरिया के वो फंक्शन की थी, जो कि हम तब बार बार सुनते थे। उसके बाद गुरुजी के इतनी दया की उन्होंने मुझे बर्तनों की सेवा बख्शी, तो गुरुजी के भी बर्तन करने का मौका मिला गुरुजी की दया से और संगत के भी। तो एक दिन मैं किचन में बर्तन की सेवा कर रही थी, तो वहां एक लड़की थी दिव्या सूद। तो मैंने उसको पूछा कि हमें तो गुरुजी 10-11 बजे भेज देते हैं, आप कितने बजे तक रुकते हो? तो उसने कहा कि मैं तो कभी जब गुरुजी आज्ञा देते तब जाती हूँ, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे सुबह। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे मन में हुआ ऐसे कि गुरुजी की ऐसी ऑरा स्ट्रांग थी कि गुरुजी के आगे से हटने का मन नहीं करता था, दिल नहीं करता था कि हम घर जाएं, ऐसे दिल करता था कि बस हम गुरुजी के सामने बैठकर उनको देखते रहें। तो फिर उस दिन, जिस दिन मैं उससे किचन में बात कर रही थी, तो गुरुजी जो कि ओमनी प्रेजेंट है, वो पल पल की, हर क्षण की क्या कहाँ हो रहा है सब उनको मालूम होता है। तो उन्होंने उस दिन हमें 12:45 तक बिठाए रखा। तो मन इतना खुश हुआ कि आज मेरे मन की मुराद पूरी होगी, आज हमें ज्यादा देर बैठने का मौका मिला। तो फिर उसके बाद तो कभी 2 बजे, कभी 3 बजे तक गुरुजी बिठाए रखते थे, और कई बार 2 बजे 3 बजे दोबारा गुरुजी लंगर करते थे। गुरुजी तो उस वक्त ही करते थे, पहले तो संगत करती थी 9-10 बजे। फिर वो गुरुजी संगत जो उनके सामने 10-12 संगत बैठी होती थी, उनको दोबारा लंगर कराते थे। तो वो लंगर का स्वाद बिल्कुल अलग होता था पहले लंगर से। तो उसका स्वाद बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हेवनली होता था, एकदम हेवनली प्रसाद होता था, जो गुरुजी अपनी संगत को बाद में 10-12 संगत को बैठा के अपने सामने करवाते थे। तो गुरुजी के पास से इतनी फ्रेग्रेंस आती थी, तो कई बार हम बैठे होते थे, तो कई बार रोज की, कई बार जैस्मिन की, कई बार सैंडलवुड की, तो कई बार कोई मिक्स्ड सी। तो इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस थी जो कि ऐसे तन मन में समा जाती थी। तो पता नहीं लगता था कि कई बार तो कि ये क्या हो रहा है, इतनी ज्यादा खुशबू के झोंके आते थे। फिर भी लॉजिक माइंड में कभी कभी ऐसे आ जाता था, शायद गुरुजी कोई परफ्यूम लगाते होंगे तो भी इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है, पर ऐसा नहीं था। एक बार, ये अप्रैल 97 की बात है, कि बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं अपने बेडरूम में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। उस पर एक मस्क डियर का एक आर्टिकल था। मस्क डियर के बारे में लिखा हुआ था कि मस्क डियर में एक मस्क होती है जिसकी मेडिसिन बनती हैं, उसकी थेरेप्टिक वैल्यू होती है, और उसकी परफ्यूम्स बनती है, फ्रेग्रेंस बनती है, फूड की फ्लेवरिंग में काम आता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ था। तो फिर वो पढ़ते पढ़ते ही मैं गुरुजी के बारे में सोचने लग गई कि गुरुजी के पास तो पता नहीं कितनी कस्तूरियां होंगी, जो गुरुजी के पास से इतनी खुशबू आती है। तो वो मैं मैगजीन बंद करके गुरुजी की उसमें याद में खो गई। तो इतने में ही हमारे रूम में इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई, इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई, तो गुरुजी ने मुझे बस यकीन दिला दिया कि मैं कहीं भी हूँ, बस सोचना मात्र होता है, गुरुजी प्रकट हो जाते हैं। तो उस टाइम, फर्स्ट टाइम, गुरुजी ने खुशबू के रूप में अपने दर्शन मुझे हमारे घर में दिए। तो फिर एक दिन और शाम की बात बता रही हूँ कि एक दिन शाम को 6:30-7 बजे हम गुरुजी के जाने को तैयार हो रहे थे, तो एकदम से फिर दोबारा गुरुजी की खुशबू आई बड़ी तेज। मैंने अपने हस्बैंड और बच्चों को बुलाया, देखो देखो गुरुजी की खुशबू आ रही है। हम नतमस्तक हो गए, हमने हाथ जोड़े गुरुजी की
उपस्थिति को समझकर अपने घर में। तो उस दिन जब हम 10-11 बजे वापस आ रहे थे गुरुजी के सत्संग से, तो हमें नवराज अंकल मिल गए वहां बाहर गुरुजी के। तो फिर उन्होंने बोला कि चोपड़ा आंटी आज शामी ना गुरुजी थानू याद कर रहे। मैं कहा याद कर रहे सी किस तरह? मुझे को इतना अच्छा लगा, मुझे ना चीज को गुरुजी याद कर रहे थे। मैंने कहा कैसे? कहते कि गुरुजी पूछते सी कि भांडे कौन मांजदा है। फिर मैं दस्या उन्होंने कि वो आंटी की चोपड़ा आंटी है। तो मुझे मन में इतनी खुशी हुई कि गुरुजी ने मुझे याद किया और हमारे घर में गुरुजी की खुशबू आई। तो ऐसे ही गुरुजी अपना प्यार, इतना प्यार दिया गुरुजी ने, वो प्यार याद करके मन आत्म विभोर हो जाता है। तो फिर एक मैं आपको 15 अप्रैल की भी बात सुनाती हूँ। 15 अप्रैल की बात है कि एक धनोआ आंटी आते थे उन दिनों सत्संग में। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि मेरा ये एड्रेस है, मैं 5 सेक्टर में रहती हूँ, कल गुरुजी ने ना अपनी संगत के साथ हमारे घर में आना है, आपने भी आना। तो ठीक है, अगले दिन हम फिर उनके घर चले गए। तो जब उनके घर गए तो उनके ड्राइंग रूम में संगत बैठी हुई थी। डॉली गुलेरिया अपनी सिंगिंग का प्रोग्राम दे रही थी। तो गुरुजी के चरण स्पर्श करके, तो क्योंकि ऑलरेडी संगत बैठी हुई थी, तो मेरे को जो स्थान मिला वो गुरुजी के अबाउट 10 फीट, गुरुजी के सिंहासन के 10 फीट बिहाइंड मिला। तो फिर मेरा मन ना लगे, तो मेरे को ऐसे लगे कि गुरुजी तो मेरे को देख ही नहीं सकते। वैसे जैसे ही मैंने मन में सोचा कि गुरुजी तो मेरे को देख ही नहीं सकते, मेरे को जहाँ सीट मिली है, तो इतने में ही गुरुजी ने 45 डिग्री के एंगल में अपना हेड टर्न किया। गुरुजी की आंख से एक ब्लू और सिल्वर रे निकली जो कि मुझे पेनिट्रेट की। तो वो रे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो कि मेरे तन मन को हिला गई। मेरे अंदर उसने ऐसे जैसे करंट, पता नहीं कितने वोल्ट का करंट होता है उस, पता नहीं गुरुजी ने कितनी कृपा की होगी मेरे को, जो कि गुरुजी को ही पता है, मेरे को नहीं पता हो सकता। फिर गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ का भी क्योर किया था। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं गुरुजी के प्रसाद लेने, क्योंकि गुरुजी अपने हाथ से 6-7 बार प्रसाद देते थे। पहले तो वो हलवे का प्रसाद देते थे जो कि एक हाथ से देते थे, हमारे 2-2 हाथ में नहीं समाता था। तो हम खा के आके फिर बैठ जाते थे। फिर कभी वो आवाज देते थे कि लड्डुआं दे शकीन आ जाओ, फिर लड्डू वालों की लाइन लगती थी। फिर कभी कहते थे बर्फी वाले शकीन आ जाओ, बर्फी की लाइन लगती थी। इस तरह पता नहीं कितना कितना प्रसाद एक एक दिन में खिला देते थे। आधी आधी रात को तो कोई जो फॉरेन से भगत आते थे वो चॉकलेट्स वगैरह लेके आते थे, फिर उसका चलता 7-7 8-8 बार तो कई बार वो चाय प्रसाद ही पिला देते थे। तो गुरुजी ने इतनी मौजें कराई, आज भी हमें आश्चर्य होता है कि हमें गुरुजी एक ही दिन में कुछ घंटों में इतना इतना कुछ कैसे खिला देते थे। वो समझ से बाहर है, आज भी समझ से बाहर है। तो फिर एक बार गुरुजी ना पंडितों के जाने के भी बहुत खिलाफ थे। तो वहां पर उन दिनों एक डेली सनशाइन अखबार छपता था, उसके एडिटर आते थे। तो एक बार मैं बैठी हुई थी, वो जो डेली सनशाइन वाले अंकल थे उनकी वाइफ थी। तो वो गुरुजी के कमरे से ना अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में ठूस के बाहर आई। तो बड़ी एम्बेरस सी थी। तो मैंने कहा क्या हो गया आंटी, क्या हो गया? तो वो कहते कि मैंने ना गुरुजी आज ना मेरी चोरी पकड़ ली। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहते आज मैं पंडित के गई थी तो गुरुजी मैनू कहंदे ले तू पंडितां दे गई सी, पंडितां दे की करन जानी है, पंडितां दे थोड़े जाईदा हुंदा है, ऐसे चक्कर च पांदे, ऐसे चक्कर च पांदे, दिमाग खराब कर दिंदे हैं। चलो उस दिन सुन लिया। फिर एक दिन क्या हुआ, तो बर्तन वगैरह सब हो गए थे गुरुजी के सामने, 8-10 संगत थी। तो एक ना 40-45 साल के एक अंकल आए गुरुजी के पास। अब वो अभी दरवाजे के पास ही थे। तो गुरुजी ने उनको बोला कि और की हाल है तेरा, आ गया तू? बोता हाथ उथ ना देखा कर, तेरा दिमाग खराब हो जाऊगा, हाथ उथ देखना छाड़ दे। तो वो गुरुजी के पास आके कान में कुछ खुसे खुसे करने लग गया, धीरे धीरे बोलने लग गया। तो मैं गुरुजी से 3-4 फीट की दूरी पे बैठी थी। तो मैं क्रीप कर करके, क्रॉल कर करके आगे चली गई। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी इनको मेरा हाथ भी दिखवा दो। तो गुरुजी ने ऐसे ना बोल दिया। फिर मैं फिर वापस आ गई। तो फिर मुझे इतनी शर्म आई। आज भी मैं सोचती हूँ कि दुनिया के मालिक जो कि लकीरें बदल सकते हैं, वो मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरा हाथ दिखवा दो। वो मेरी कैसी मूर्खता थी, गुरुजी माफ कर दो। आप दुनिया के मालिक जो लकीरें बदलते हो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा हाथ दिखवा दो। ये मेरी बिल्कुल मूर्खता थी। तो गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर थोड़े दिनों बाद राखी का त्योहार आया। तो मैंने पता ही नहीं क्या हुआ, उस दिन शाम को जाने लगे तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने मेरे को बोला हो कि राखी डाल अपने पर्स में डाल ले।
तो मैंने एक राखी एक अपने पर्स में डाल ली। तो फिर मैं वहां के गुरुजी के आगे सत्संग में बैठ गई। इतने में क्या हुआ कि एक लाइन लग गई, तो जैसे रोज लगती थी। मैंने सोचा प्रसाद की लाइन होगी, वो पर नहीं, वो सिर्फ आंटियों की लाइन थी। आंटियां लाइन में जाके गुरुजी के राखी बांध रही थी, क्योंकि मैंने बचपन से ही शिवजी भगवान के राखी बांधी है। वी आर 4 सिस्टर्स। तो मैं बचपन से ही मैंने शिवजी भगवान के राखी बांधी है। तो उस दिन साक्षात मुझे मौका मिल गया भगवान के राखी बांधने का। जब मेरी बारी, वो गुरुजी कुछ आंटियों से राखियां बंधवा रहे थे, कुछ आंटियों से हाथ में ही ले रहे थे। पर गुरुजी इतने कृपालु, इतने दयावान, उन्होंने मेरे से राखी बंधवा ली। गुरुजी की कलाई पे राखी सजाने का मौका मिला मुझे। मैंने अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझा। तो फिर इतने में ही एक आंटी के पास एक सिंदूर की डब्बी थी। तो मैंने उनसे बोला कि आंटी प्लीज दे दो, तो उन्होंने मुझे दे दी। तो मैंने अपनी फिंगर से गुरुजी के फोरहेड पे ओम नमः शिवाय बोल के टिक्का भी लगा दिया। तो फिर मैं वो सिंदूर की डब्बी बंद करके मैं अपने अपने पास रख ली। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा, फिर वो आंटी मेरे को दिखी नहीं उस दिन। तो मैं अगले दिन जब गुरुजी के जाने लगी, मैंने कहा सिंदूर की डब्बी ले लेते हैं, वो अपनी उस आंटी को वापस कर देंगे। जब भी मैंने वो डब्बी खोली, उसमें सिंदूर नहीं था। वो तो वेलवेट की डब्बी थी, वो राखी की खाली केस होगा जिसमें। पर फिर भी गुरुजी की ऐसी दया, उन्होंने मुझे अपना फोरहेड छूने का मौका दिया। तो गुरुजी धन्य हो आप, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। अपने फोरहेड को टच करवा के आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। तो फिर एक दिन की और मैं बात सुनाती हूँ कि एक दिन हम बैठे हुए थे, तो गुरुजी के पास प्रसाद आया। तो वो लड्डू का प्रसाद था बेसन के। तो वो दे चुके थे, मेरी बारी आने तक चूरा बूरा सा रह गया था। तो उन्होंने, जब मेरी बारी आई, तो उन्होंने मेरे हाथ में प्रसाद दिया और अपनी फिंगर्स ऐसे जोर से टैप भी की हाथ पे। फिर पता नहीं उनके मन में क्या दया आई, क्या दया आई, उन्होंने मेरा ना राइट रिस्ट बहुत जोर से पकड़ ली और मेरे को पूछते हैं कि तू मेरी कच्ची चेली है कि पक्की। तो संगत जी, मैं वैसे बहुत टॉकेटिव हूँ, पर गुरुजी के आगे जुबान नहीं खुलती थी। गुरुजी की इतनी स्ट्रांग ऑरा, इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशंस, जुबान नहीं खुलती थी। गुरुजी के आगे कुछ बोला नहीं जाता था। तो उन्होंने जब बड़ी देर मेरी कलाई पकड़ी रखी, तो फिर आई कुड से ओनली दिस, गुरुजी थानू तो पता ही है। पर आज मेरा दिल करता है कि मैं चिल्ला चिल्ला के कहूँ, गुरुजी पक्की पकोड़, पक्की पकोड़, पक्की पकोड़, मैं आपकी पक्की पकोड़ चेली हूँ। मैं तब नहीं बता सकी गुरुजी, आज बता रही हूँ कि मैं आपकी पक्की पकोड़ चेली हूँ। फिर ऐसे ही 30 अक्टूबर का दिन आया, दिवाली थी। तो उस दिन गुरुजी ने अपने हाथ से इलायची मिश्री का प्रसाद दिया। तो उसके बाद फिर वो गुरुजी चले गए, चंडीगढ़ से चले गए। उसके बाद वो चंडीगढ़ आते से तो थे फंक्शंस पर वो रहने नहीं आए। उसके बाद चले गए। उसके बाद हमारी क्या हालत हुई होगी, हमारी क्या हालत हुई होगी कि आप सोच सकते हो कि हम रोज गुरुजी के जा रहे हैं, रोज गुरुजी के जा रहे हैं, लेकिन पर एकदम गुरुजी जिंदगी से ऐसे फिजिकली चले गए तो पागलों जैसी हालत हो गई थी। तो पागलों जैसे ऐसे इधर उधर घूमते थे कि शायद गुरुजी का कुछ पता लग जाए, गुरुजी की कुछ खबर मिल जाए। बस जाते थे उधर हम 33 में, तो वो बोलते थे गुरुजी नहीं मिलेंगे। बस ऐसे ही जिंदगी एकदम से वीरान सी हो गई। फिर एकदम अप्रैल 98 में एक कार्ड आया। वो इनविटेशन कार्ड था, उदयपुर में गुरुजी ने किसी केमिकल प्लांट का इनॉग्रेशन करना था। तो हमें इनवाइट आया। इतना मन में चाहो कि गुरुजी को देखेंगे, गुरुजी से मिलेंगे। तो फिर चंडीगढ़ से हम 27 आवर्स की जर्नी करके उदयपुर पहुंचे। तो गुरुजी ने दर्शन दिए साक्षात और निहाल कर दिया, अपने दर्शनों से निहाल कर दिया। तो फिर उन्होंने हर एक फैमिली को एक चांदी का गिलास भी दिया। तो चांदी का, फिर उन्होंने एक स्टेयर केस था लोहे का, वहां चढ़ के उन्होंने केमिकल प्लांट का इनॉग्रेशन किया। तो मैं गुरुजी के इतना पास थी। तो गुरुजी जब सीढ़ियां उतर रहे थे नीचे, तो मैं उनको नीचे ला सकती थी, उनके साथ नीचे आ सकती थी, पर मैं परे हो गई। मुझे आज तक इस बात का रिग्रेट है कि मैंने वो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी खो दिया। मैं गुरुजी के साथ नीचे आ सकती थी। पता नहीं गुरुजी मेरे को क्या कल्याण करना चाहते होंगे जो मैंने खो दिया, मिस कर दिया। सॉरी गुरुजी।
फिर मैं आपको अब बता रही हूँ कि 2011 की बात बता रही हूँ कि मेरे को थायराइड हो गया। मैंने ऑल बॉडी चेकअप करवाया तो उसमें मेरे को थायराइड आया, TSH। जो डॉक्टर ने किया था वो मेरी फ्रेंड थी, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड से आप मेडिसिन लिखवा लो थायराइड की। फिर उसने पता नहीं क्या मन में आया, कहती कि नहीं आप ना, हमारी लैब इतनी अच्छी नहीं है, आप ना कहीं रिप्यूटेड लैब से करवा लो, फिर दवाई खाना शुरू करना। तो मैं काफी टेंशन में आ गई, कि मेरी मॉम को भी है, मेरी सिस्टर को भी है, कहीं मेरे को ना थायराइड हो जाए, सुबह सुबह दवाई खानी पड़ेगी। पर फिर भी मैंने ये नहीं कहा गुरुजी मेरे को ठीक कर दो। पर गुरुजी जो कि अंतर्यामी है, अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। तो एक आहूजा अंकल के घर उधर एक सत्संग था पंचकुला में, तो वहां पे हम बर्तनों की सेवा कर रहे थे, तो अंदर एक अंकल, चंडीगढ़ के सैनी अंकल है, वो सत्संग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हमें बाहर बर्तनों का शोर भी था, बच्चों का भी शोर था, कुछ सुना कुछ नहीं सुना, थोड़ा सा ऐसे सुना कि गुरुजी ने मेरी गोली छुड़ा दी। तो इतने में ना वो सैनी अंकल बाहर वो वाटर की बोतल लेके आए। आप वो वाटर की बोतल लेके आए अपने जल प्रसाद की, तो उन्होंने अपने हाथ वगैरह धोए होंगे या कुछ हुआ होगा। मैंने आवाज दी कि सैनी अंकल इधर आओ, हमें भी सत्संग सुनाओ, वो जो आप अंदर क्या सुना रहे थे गोली वाला सत्संग। तो उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, जब वो मेरे से बात करने आए, उन्होंने मेरे ना फेस पे दोनों हाथों से अपना जो जल प्रसाद था स्प्रिंकल कर दिया। उन्होंने वो अनजाने में किया, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि ये गुरुजी ने उनसे करवाया है। तो हम घर आए उस दिन, तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने PGI से अपना टेस्ट करवाया, जो कि बिल्कुल नॉर्मल आया। तो उसके बाद से मुझे कभी थायराइड का ना कभी सुना, ना कभी, मतलब बिल्कुल गुरुजी ने बिल्कुल होने से पहले ही, दवाई लगने से पहले ही क्योर कर दिया। जय गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। अब मैं आपको बच्चों की पढ़ाई का भी बता रही हूँ कि बच्चों की पढ़ाई का कैसे गुरुजी ने गाइड किया। जब मेरा एल्डर सन 10th में था, तो हमने गुरुजी को पूछा, तो गुरुजी क्या करवाएं। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने पूछा गुरुजी मेडिकल या नॉन मेडिकल, गुरुजी ने कहा आर्ट्स कराओ। तो पर मेरे हस्बैंड इंजीनियर, तो उन्होंने बोला कि नॉन मेडिकल कर ले। तो मेरा बेटा पूछने गया नॉन मेडिकल कर लूं गुरुजी, तो गुरुजी ने कहा औखी है। चलो एनी हाउ उसने नॉन मेडिकल की, और उसने लॉ का ऐसे ही एग्जाम दे दिया। तो उसकी लॉ में अच्छे रैंक आ गया, ऑल इंडिया 18 रैंक आ गया। तो उसने कहा कि मैं लॉ करनी है, पापा का इंजीनियरिंग करनी है। तो गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे सिंहासन पे दिल्ली में साक्षात, तब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो मैं, गुरुजी मौका दे देते थे बात करने का, तो मैं हाथ जोड़ के गुरुजी के आगे गई। मैंने कहा गुरुजी एक गल कर ला। गुरुजी ने कहा हाँ। तो मैंने कहा गुरुजी बेटे दी इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगी, लॉ कॉलेज भी होगी, की करे। गुरुजी ने अपनी सिंहासन के आम पे 3 बार टिक किया और बोला लॉ 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 करे। तो फिर गुरुजी के कहने के अनुसार उसने लॉ करी, एंड ही इज डूइंग वेल। तो ऐसे ही मैं अपने यंगर सन की बात बताती हूँ कि यंगर सन के टाइम तो गुरुजी फिजिकली नहीं थे, तो फिर मन में बड़ा डाउट था कि क्या करे क्या ना करे। तो फिर एक दिन डॉक्टर पुनीत ने कहा कि बद्दी में आंटी सत्संग है गुरुजी का, दिल्ली से 2 बसेस आ रही हैं, तो आप भी आ जाओ। तो हम चले गए। तो वहां पे उस दिन जब हम वापस आए, तो आई स्लेप्ट। तो मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी ने पूछा होर की हाल है बच्चों का, छोटा बन गया इंजीनियर। तो इस तरह फिर गुरुजी के गुरुजी ने जो हमें बताया कि गुरुजी के कहने के अनुसार छोटे बेटे ने इंजीनियरिंग करी। तो ऐसे ही उसकी हायर स्टडीज का था। तो 2014 में पंचकुला में सत्संग था, तो वहां पे एक डॉक्टर आंटी है, वो आए मेरे पास। तो वो मुझे कहते कि मुझे ना रात को गुरुजी का ड्रीम आया, उसमें से तू मुझे बोल रहा है कि गुरुजी ने मेरी एडमिशन फॉरेन की यूनिवर्सिटी में करवा दी। तो इस तरह ही गुरुजी ने फिर उसकी हायर स्टडीज का भी बता दिया। तो सब्सिक्वेंटली ही वेंट टू US फॉर हायर स्टडीज। तो अब मैं थोड़ा सा आपको और बता रही हूँ कि 2012 में हम अमेरिका गए घूमने। तो वहां पे बच्चे संगत मिस कर रहे थे, उन्होंने इंटरनेट से संगत का एड्रेस देखा, तो हम संगत से मिलने गए। तो उन दिनों वहां पे सिर्फ 4-5 संगत होती थी। तो उन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी। तो मुझे एम्बेरसमेंट हो रही थी कि वो हमें इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, हम मामूली से इंसान हैं, हमें इतनी रिस्पेक्ट तो हम डिजर्व भी नहीं कर रहे, वो क्यों दे रहे हैं हमें। वो सिर्फ इसलिए कि हमने गुरुजी के दर्शन करे हुए हैं, हमने गुरुजी से
बात करी हुई है, हमने गुरुजी से टच करा हुआ है, बस ऐसे ही सिर्फ इसीलिए। तो वो आंटी हमसे पूछी जा रही थी कि गुरुजी कैसे बातें करते थे, क्या करते थे, कैसे चलते थे। मैं आई वाज रैकिंग आउट माय ब्रेन और मैं सारा कुछ याद कर करके उनको बता रही थी कि गुरुजी ये करते थे, गुरुजी वो करते थे। तो फिर हम वापस आए, हम 20 जनवरी 2013 को वापस आए इंडिया। तो हम मिडनाइट आए तो मैं सोई, तो अराउंड 4 AM मुझे ड्रीम आया। गुरुजी ने मुझे कृष्ण जी के दर्शन कराए। तो इट वाज ए लॉन्ग ड्रीम, अबाउट 2 आवर्स लॉन्ग। तो गुरुजी वो कृष्ण जी के रूप में, कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, उनके साथ उनके 4-5 सखा हैं। तो इट वाज सो ब्लिसफुल ड्रीम, सो ब्लिसफुल टू सोल, सो ब्लिसफुल टू बॉडी, सो ब्लिसफुल टू माइंड। गुरुजी ने पता नहीं मेरे मन में इतना, उन्होंने इतना ज्यादा वो करा। तो तभी फिर सुबह फिर अमेरिका वाली आंटी का मेरे को फोन आया कि आंटी मैंने आपसे बात करनी। मैंने कहा बाद में करते। नहीं कहती, मैंने आंटी आपसे बात करनी है। तो मैंने ये बताना है कि मुझे रात को कृष्ण जी के दर्शन हुए। तो जैसे कि मैंने उनको बताया था कि गुरुजी संगत को गुरु नानक के, कृष्ण जी के, राम जी के, हनुमान जी के दर्शन कराते हैं, तो गुरुजी को ये अच्छा नहीं लगा कि मैंने ये क्यों बोल दिया कि संगत को दर्शन करा सकते हैं। चाहे मेरे भाग्य में था या नहीं था, पर उन्होंने, वो सर्वसमर्थ प्रभु, वो तो मेरे को भी दर्शन करा सकते थे। तो इसलिए उन्होंने मेरी, वो तब वहां सुन रहे थे कि मैं क्या कह रही हूँ, तो उन्होंने इस बात को रखा कि वो तो समर्थ हैं, वो मुझे भी दर्शन करा सकते हैं। तो संगत जी, अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा यंगर सन सुकरात चोपड़ा यूएस में है, तो वो अभी ज्वाइन करेगा प्लीज। वो संगत सत्संग शेयर करेगा प्लीज संगत जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी महाराज टू एवरीबॉडी। दिस इज सुकरात चोपड़ा फ्रॉम गुरु जी संगत। मैं अभी करंटली एलए में हूँ, कैलिफोर्निया में। तो मैं कुछ सत्संग शेयर करूंगा। सो जब जस्ट हम जाना शुरू हुए थे 97 में, तो आई वाज 4 साल का था मैं, 4.5 साल का। तो एक अलग कनेक्शन, लाइक एक अलग डिफरेंस था कि वहां पे कोई हमें रोक टोक नहीं होती, पर हम भी चुपचाप, जैसे गुरुजी के सामने एक ऐसी ऑरा होती थी कि जितनी भी समझ थी, पर ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ हम मतलब शैतानी कर रहे हैं। गुरुजी के सामने बैठे, बाहर हम सारे बच्चे संगत खेलते होते थे, पर एक अलग सा एक कनेक्शन होता था। जो मतलब वो शब्द जो उस टाइम चलते थे, वो आज भी एक अलग डीप कनेक्शन और एक अलग जगह है मतलब दिल में। तो वो तब से जर्नी शुरू हुई फिजिकली। तो मैं आऊंगा 2016 में, मैं यहाँ पे पढ़ने आया हुआ था एलए। तो मेरा नी फ्रैक्चर हो गया वाइल प्लेइंग फुटबॉल, नी फ्रैक्चर हो गया। तो यहाँ पे हम अकेले हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे इमरजेंसी में रात को 2 बजे लेकर गए, क्योंकि वो ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी। तो उन्होंने उस टाइम पे सारा फ्लूइड वगैरह नी से निकाला एंड सब कुछ। तो उसमें सब कुछ टेस्ट में क्लियर था, जो रिपोर्ट्स मेरे पास अभी भी पड़ी हैं कि वहां पे फ्रैक्चर है। तो इसके लिए 8 हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद, 4 दिन बाद मेरा यूएससी में ही कॉलेज में ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ अपॉइंटमेंट थी। तो उन्होंने टेस्ट दोबारा किया, तो उस टेस्ट में कुछ नहीं आया। तो वो मुझे कैसे पता लगा कि मैं वहां पे उसके सामने बेंच पे बैठा हुआ हूँ। तो वो कभी मेरे नी को देख रहा है, कभी वो रिपोर्ट देख रहा है। यहाँ पे डिजिटल एक्सरे थे वहां उस टाइम। तो वो जूम इन कर रहा है, फिर मेरे से पूछ रहा है कि यहाँ पे है लेफ्ट नी पे। मैंने कहा हाँ जी यहाँ पे है। फिर उसने फोन किया नीचे टेक्नीशियन को कि तुमने लेफ्ट नी का स्कैन लिया है। उसने कहा हाँ जी इसी स्कैन लिया है, हमारे पास रिपोर्ट है इसके रिकॉर्ड में कि इस लोकेशन पे है, तुमने उसी लोकेशन का एग्जैक्ट स्कैन लिया है। तो उसकी जो शक्ल पे एक जो मतलब बेविल्डरनेस थी, कि वो मतलब ऐसी थी कि लाइक आई न्यू कि एक गुरुजी हैं। आई वाज लाइक थैंक यू गुरुजी, मतलब। बट उसने बोला देखो जी ऐसा है कि आपके फ्रैक्चर तो है, क्योंकि आपकी रिपोर्ट में आया था लास्ट वीक। अब 4 दिन में तो हील नहीं होता फ्रैक्चर नी का। तो हम आपको, और अब दिख नहीं रहा है आज, बट बिकॉज इट्स नी की बात है और आप अभी यंग हैं, पूरी लाइफ आपको आगे निकालनी है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना प्रिकॉशंस पूरे लें। वी विल कीप ऑन चेकिंग। आप अगले 4 हफ्ते बाद दोबारा आए हमारे पास, हम चेक करते रहेंगे। बट आई वुड नॉट रिकमेंड आज की रिपोर्ट के बेस पे कि आप नॉर्मल चलना फिरना शुरू हो जाए। तो मैंने वो मानते, बट मुझे पता था कि गुरुजी महाराज ने
ब्लेस कर दिया है वहां पे, बिकॉज माई पेरेंट्स चंडीगढ़ में संगत, एवरीबडी वाज सो मच अंडर टेंशन एंड दे वर सो सैड कि ऐसे मैं यहाँ पे अकेला हूँ और आई हैव टू अंडरगो दिस। बट गुरुजी की मेहर से मेरे अंकल ने हमें रखा है, मुझे रखा है, लाइक 8 हफ्ते मैंने बेड पे ही रहा, आई डिड नॉट टेक एनी चांस। बट एक जो फीलिंग थी कि गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, दैट वाज जस्ट लाइक बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। तो उसके बाद मैं रिसेंटली लास्ट ईयर का शेयर सत्संग करूंगा। तो यहाँ पे जब कोविड फैलना शुरू हुआ तो 18 मार्च का दिन था, तो कैलिफोर्निया में गवर्नर का रिकमेंडेशन आया कि इमीडिएटली कल से इट विल बी अ शटडाउन, तो जो भी नॉन एसेंशियल बिजनेसेस हैं उन लोगों को बंद करना पड़ेगा और सिर्फ एसेंशियल बिजनेस खोलेंगे। सो मैं एक स्किन केयर ब्रांड में काम करता हूँ यहाँ पे, तो हमारी कंपनी एसेंशियल में क्लासीफाई नहीं होती थी बिकॉज हम सैनिटाइजर वगैरह जो चाहिए थे या जो मेडिसिन थी हम नहीं बनाते, तो हमारी कंपनी वुड हैव हैड टू शट डाउन। तो और मेरा वीजा का ऐसा सीन था कि मेरा वर्क वीजा का लास्ट चांस था, यहाँ पे लॉटरी होती है H1B वर्क वीजा के लिए, तो मेरा 2 साल से लॉटरी में नाम नहीं आया था एंड लास्ट चांस था लास्ट ईयर। सो उसके बाद या मुझे दोबारा से स्टूडेंट स्टेटस में जाना पड़ता या छोड़ना पड़ता कंट्री। इट वाज लाइक बहुत मुझ पर, मुझे समहाउ ऐसा था कि डिस्पाइट लास्ट चांस था, बिकॉज हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी ने इतना भरोसा डाल दिया है अंदर कि 1% भी मुझे टेंशन नहीं थी। मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि तुम मतलब ये लास्ट चांस है तो क्या प्लान है। सो मैंने, पर ये भी नहीं था कि मैं बिकॉज गुरुजी पे मैं सब कुछ डाल के हम अपना कर्म ना करें, तो मैंने अपना बैकअप प्लान जो था कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ेगी, इतने पैसे लगेंगे, वो सब मैंने कर रहा था। बट 1% भी मुझे टेंशन नहीं थी कि मेरा नहीं निकलेगा या कुछ प्रॉब्लम आएगी। बट उस टाइम क्या हुआ कि उस दिन 18 मार्च को जब ये हुआ तो शाम को मेरा जो हम सब रैप अप कर रहे हैं कि कल का आखिरी दिन है तो हम जल्दी में आएंगे, सब कुछ सेटअप करना पड़ेगा कि कुछ खराब ना हो, पता नहीं कब तक बंद रहेगा ये। तो मेरा जो कंपनी का जो प्लांट हेड है वो मुझे बुलाता है, तो वो कहता है कि तुम्हारा वीजा कब तक है। मैंने कहा 30 मार्च तक। तो मैंने कहा नहीं सर, 30 मार्च को तो रिजल्ट आना है, मतलब लॉटरी का इनिशियल, जो मेरा वीजा है वो तो 25 मई तक है। तो कहता अच्छा। तो कहता बट ऐसा है कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी कंपनी जो है कल से बंद हो रही है, तो ये कैसे चलेगा और पता नहीं अब कितनी देर तक बंद रहती है। तो वी आर लुकिंग टू ट्रिम डाउन कि हम अपने लोग कम कर रहे हैं, तो दिस माइट बी इट। यू हैव हेल्प्ड अस सो मच, आपने इतना अच्छा काम यहाँ पे किया है, इतना वो करा है, बट दिस कुड बी इट। क्योंकि हम लोग कम कर, क्योंकि हमें अब कुछ पता ही नहीं है कि हम 80 कंट्रीज में सेल करते हैं पर सब सारा वर्ल्ड बंद हो चुका है, तो हमें पता ही नहीं है कि सारे ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं कि कैसे होगा। ओके, तो दैट वाज सडनली कि ये क्या हो गया। बट तब गुरुजी ने इतना भरोसा दिया था कि आई केप्ट माय काम। मैंने कहा कोई बात नहीं। और उसी दिन में क्या हुआ था कि एक कॉस्मेटिक की मैगजीन आती है स्किन केयर की, तो वो मैंने कभी नहीं खोला, टाइम बहुत रेयर मिलता है कि टाइम मेरे को मिल जाए खोलने का। पता नहीं गुरुजी ने वो कैसे खुलवाई, मैंने एक ही ईमेल खोली उसमें से, और उस ईमेल में लिखा हुआ था कि जो FDA है, यहाँ की जो अथॉरिटी है यूएस की, उसने अलाउ कर दिया है कि जो कंपनीज बना सकती हैं पर उनके पास लाइसेंस नहीं है वो सैनिटाइजर बना सकते हैं, क्योंकि सैनिटाइजर की शॉर्टेज आ गई है एंड करंट जो मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास लाइसेंस है वो बना नहीं पा रहे हैं इनफ। तो जिनके पास, क्योंकि रॉ मटेरियल तो सेम होता है, बस लाइसेंस चाहिए होता है आपको, जो आसानी से मिलता नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि हम टेम्परेरली हम लाइसेंस की रिक्वायरमेंट हटा रहे हैं, बस अब ये फॉर्मूला है, आपको कुछ और नहीं करना, ये फॉर्मूला, ये इंग्रेडिएंट डालो, अगर आपके पास है आप बनाओ और उसको बेचो, बिकॉज हमें कंट्री में सैनिटाइजर की शॉर्टेज को रोकना है। मैंने पता नहीं कैसे वो ईमेल मैंने अपने बॉस को भेजी है, मैं अपना काम करता रहा। तो उसके बाद तो शाम को ये मुझे निकालने वाली बात हुई, तो मैं अपनी तरफ से अपना सामान मैंने इकट्ठा किया और मैं निकल गया। इट वॉज 30 मिनट ड्राइव घर की। तो मैं घर जा रहा हूँ, अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ एंड शी इज लाइक ऐसे कैसे निकाल सकते हैं आपको। मैंने कहा निकाल दिया, क्या कर सकते हैं, दिस इज इट। अब कुछ उनके हाथ में भी नहीं है पर उन्होंने निकाल दिया। बट समहाउ आई वाज वेरी मच काम एंड उसका नुकसान यह था कि जॉब ही नहीं जा रही थी, मेरा वीजा स्टेटस भी जा रहा था, बिकॉज मेरा लॉटरी में नाम डला हुआ था। तो अगर वो मुझे उस टाइम निकाल देते तो मेरी वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती, तो इसका मतलब ना मैं उस एप्लीकेशन जो कर, ना मेरी जॉब, तो लाइक जीरो स्टेटस सडनली फ्रॉम रेगुलर सिटीजन टू जीरो। तो चलो मैं घर आता हूँ, तो मैंने आने से पहले क्या किया, मैंने अपने कंपनी के CEO को एक ईमेल डाल दिया कि ऐसे ऐसे मेरे को भी पता लगा है कि मतलब मेरे को निकालने की बात चल रही है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मतलब
मुझे निकालोगे तो मेरा कंट्री में स्टेटस ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चाहे मेरी सैलरी रिडक्शन करना चाहते हैं, इफ यू आर लुकिंग टू सेव कॉस्ट, तो आप सैलरी रिडक्शन कर दीजिए। अगर आपको, और उन्होंने, मेरी सीईओ ने मुझे पहले कहा था कि अगर आपको पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो वी आर रेडी टू स्पेंड मनी फॉर यू टू कीप यू हेयर। तो मैंने उससे ये भी बोला कि अगर आप जो पढ़ाई वाली बात है, अगर उसमें पैसे आप नहीं भी दे सकते मेरे वीजा के चक्कर में, तो कोई बात नहीं, आई विल स्पेंड ऑन माई ओन, मैं अपनी सेविंग में से खर्च दूंगा। बट मेरे को वीजा स्टेटस की वजह से आई नीड टू बी एम्प्लॉयड, अदरवाइज मेरा वीजा ही कैंसिल हो जाएगा, लाइक मेरा रहना ही यहाँ कैंसिल हो जाएगा, विच विल अफेक्ट माई करियर। मैं ये ईमेल डालकर मैं आ गया था। आधे घंटे बाद मैं घर आके चेक करता हूँ, एंड मैंने वैसे ही, मैं बोला, मैं चेक तो करूँ, ईमेल करा था, बट मेरे को मेरे बॉस ने भी ये बोला, कहता वो ईमेल तो रिप्लाई नहीं करेगा सीईओ, उसको बहुत छोटी ईमेल लिखो, उसकी कंपनी कल से बंद हो रही है, 1 महीने, पता नहीं अभी 1 महीना लगे, पर पता नहीं कब तक चले ये कोविड, तो मुझे लगता नहीं रिप्लाई करेगा, तो ईमेल डाल दो उसको एक। तो जब मैं वापस घर पहुंचा, मैं कार में बैठा हुआ हूँ, तो मैंने अपना ईमेल इनबॉक्स खोला, तो उसमें पता नहीं कितनी ईमेल्स, मेरे को समझ नहीं आया ये क्या। फिर मैं सबसे पहले उस पर देखा, तो वो सीईओ ने ईमेल, जो मेरा बॉस कह रहा था कि वो रिप्लाई पता नहीं करता नहीं करता, उसने 8 मिनट बाद रिप्लाई करा हुआ था, और इतना लंबा रिप्लाई कि देयर इज नो वे हम तुम्हें निकाल सकते हैं, कि तुमने इतना काम कंपनी के लिए किया है, हम ऐसे नहीं निकाल सकते। तो बट ये ऑल तुम्हारे वीजा के लिए डिपेंडेंट है कि तुम्हारा वीजा निकलता है कि नहीं निकलता लॉटरी में। बट मैंने बात की है, अगर हम नहीं भी निकलता तो वी आर इवन रेडी टू कीप यू एट एन एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट एज वेल। तो इतने पैसे के लग रहे तब भी अलग, वी आर रेडी टू कीप यू। तो मतलब एक सीईओ से ये चीज आना कि आई एम नो बडी, लाइक मुझे 1.5 साल हुआ है कंपनी में काम करते, बट पता नहीं गुरुजी ने ऐसा, मतलब वो ही दिलाते हैं सब कुछ, वरना हम तो कुछ भी नहीं है। तो उससे ये आना, एंड आई वाज लाइक वाह, जय गुरुजी, मतलब ये तो बात ही पलट गई पूरी। और ये बात है कि गुरुजी मतलब हमारा ध्यान ही नहीं रखते हैं, वो ऐसे मतलब आपको चीज देते हैं जो आप डिजर्व 1% भी नहीं करते। तो वो जो एक ईमेल मैंने गलती से देखी और सेंड कर दी थी अपने बॉस को, उससे क्या हुआ कि वो ईमेल पहुंचते पहुंचते सीईओ तक पहुंच गया। तो फिर सीईओ ने, जिसने मुझे निकाला था, उसको कॉल किया होगा, क्योंकि वो प्लांट का हेड था, कि ये जो है तुम्हारे पास कहाँ से आई, मतलब। तो उसने बोला कि ये तो सुब्रात ने दिया था। तो हुआ ऐसा कि उस ईमेल की वजह से हमने चेक करे, हमारे पास रॉ मटेरियल सारे थे वो। तो वो ये हुआ कि हमारी कंपनी एक एसेंशियल बिजनेस क्लासीफाई हो गई, और वो बंद ही नहीं हुई। तो जहां पे इतने लोगों की, पता नहीं कितने लोगों की जॉब जाती, और कितना हमारा लॉस होता कंपनी का, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सेल करते हैं हम, तो वो कंपनी खुली रही। उन्होंने सिर्फ वर्कफोर्स बोला कि जितने बंदे घर से काम करेंगे शुरू के टाइम, जब तक हम सेट कर रहे हैं सारे प्रोटोकॉल, जब डिस्टेंसिंग वगैरह के, पर तब तक कंपनी बंद नहीं हुई। और फिर सीईओ ने क्या किया, उसने एक ईमेल पूरी कंपनी को डाली, इंक्लूडिंग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर वर्ल्ड जो फैले हुए, उन सबको, कि एज यू ऑल नो कि कोविड की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बट हमारी कंपनी एसेंशियल बिजनेस क्लासीफाई हो रही है, क्योंकि हम सैनिटाइजर बनाएंगे, एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर गुडविल जेस्चर हम उनको बेचेंगे नहीं। हम शुरू के इतने हजार बॉटल, पता नहीं 40-50 हजार बॉटल्स, हम सिर्फ यहाँ के हॉस्पिटल्स को डोनेट करेंगे। तो हमने, हमारे पास रॉ मटेरियल्स वो हैं, हम वो सारा डोनेट करेंगे उनको। और उसके बाद वो आज तक जो जितना बेचते हैं उतना डोनेट भी करते हैं साथ में। और उसने उसके नीचे लिखा हुआ कि एंड दिस ऑल वाज पुट पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर सुपर हीरो सुकरात हु शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद अस, जिसको हमने वेरीफाई कराया अपने लॉयर से, तो वी आर गुड। तो मैं तो डिजर्व भी नहीं करता था, तो मुझे पता था कि अंदर, कि मैंने तो जस्ट आई सॉ दिस, और मैंने वो करके, मतलब वो तो काम एक्चुअली एचआर का या किसी लीगल अथॉरिटी का था, जो उसको देखता, परखता और हमें बताता हमारी कंपनी को कि आप इस लूप होल से आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं, बंद नहीं रख सकते ये। और वो 4 दिन पहले आई थी रूलिंग, ये भी नहीं उसी दिन आई हो, 4 दिन पुरानी रूलिंग जो आई थी, पूरी दुनिया को पता होगी, हमारी कंपनी में सबको पता नहीं, गुरुजी ने ब्लाइंड कर दिया कि उन्होंने देखी नहीं, और मैंने सिर्फ देखी और मैंने करा। तो इतनी ज्यादा इज्जत मिली कि सारी कंपनी के जो डायरेक्टर से लेके सारे लोग जो मुझे जानते भी नहीं है, जो कहीं और सिटी में, कहीं और कंट्री में बैठते हैं, वो ईमेल कर रहे हैं थैंक यू सुकरात, और जो लोग जानते कह रहे हैं वी न्यू इट वाज यू, तुमने करा तुमने करा। तो मतलब ऐसा हुआ था कि मतलब मैं जस्ट समझ ही नहीं आ रहा था, पर ये मुझे पता था कि गुरुजी करने वाले हैं, वरना हम तो जीरो हैं सबके सामने। तो वो बात वो अभी भी रिकॉग्नाइज करते कि मेरा रिव्यू था लास्ट मंथ, तो उसमें भी प्लांट हेड जिसने मुझे फायर किया था, उसने मुझे बोला कि मैं अभी भी नहीं भूल सकता जो तुमने उस दिन किया, एंड हमारी कंपनी
और गुरुजी ने ऐसा हमारी कंपनी को ब्लेस किया कि कोविड में सारे बिजनेस बेचारे बिकॉज ऑफ दिस अनफोर्सीन इशू खराब हुए या आउट ऑफ बिजनेस गए या उनकी सेल्स कम हुई। हमारी कंपनी 3 गुना 4 गुना बढ़ी जा रही है कि हमसे डिमांड मीट नहीं हो रही है, हायरिंग पे हायरिंग हो रही है कि हमसे डिमांड मीट नहीं हो पा रही। सो दिस इज व्हाट गुरुजी डज। मतलब वही है कि जब गुरुजी नजर पैचे तो फिर मतलब वारे न्यारे होते हैं। तो वो एग्जैक्ट हुआ और मतलब इट वाज जस्ट अनइमेजिनेबल कि ऐसे कैसे गुरुजी करते हैं, बट इट्स ऑल गुरुजी। मतलब जहां पे गुरुजी हो वहां पे अपना दिमाग तो मतलब छोड़ो और जस्ट एंजॉय द ब्लेस। तो विदाउट टेकिंग मोर टाइम मैं बस एक वन लास्ट सत्संग शेयर करूं बिफोर माय फादर कैन शेयर इन इंडिया। कि दिसंबर में जब कोविड यहाँ पे कैलिफोर्निया में एलए में पीक पे था, तो आई वाज डायग्नोस्ड विद कोविड एंड मेरी फैमिली को अक्टूबर में होके सबको इनको चुका था। तो मुझे सब कुछ मतलब एक अंदर से एक फीलिंग थी, पता नहीं दैट समथिंग्स अबाउट टू हैपन। तो मैंने पहले ही प्रिवेंटिव ही ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मेडिसिन जो चाहिए होती है बुखार की, सब कुछ मैंने ऐसे स्टॉक अप करके अपने रूम में रख लिया था। एंड देन स्टार्ट फीलिंग बैड, मतलब थोड़ा सा अनवेल, तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। द रिजल्ट केम पॉजिटिव। बट जो गुरुजी ने कहा था कि कोई काम नहीं आता, सिर्फ संगत काम आती है, वो फिर से एक बार और हमेशा, मतलब उसमें कोई वो नहीं है कि उन्हें प्रूव करना है या वो हमें प्रूव करवाना है। वो हमेशा ही ट्रू रहेगा कि मैं यहाँ पे एलए डाउनटाउन में रहता हूँ, तो संगत 40 माइल 50 माइल दूर 2-2 घंटे की ड्राइव करके पूरे अगले 2 हफ्ते वो बेचारे मुझे नॉन स्टॉप खाना देने आते रहे। एंड मेरे लिए नहीं, मेरा रूममेट था, उसको भी कोविड हुआ था, तो वो डिफरेंट मंथ्स वाली डिफरेंट चीजें, क्योंकि मेरा टेस्ट चला गया था, आई कुड स्टिल स्मेल, पर मेरा टेस्ट नहीं था। तो वो कभी कुछ एंड देन अच्छा तुमने ये खा लिया तो फिर ये नहीं भेजूंगी, मैं वो भेज देती हूँ। संगत की मतलब इतनी सपोर्ट थी कि हम यहाँ पे अमेरिका में लिटरली आई कैन से कि मैं एलए में रहकर मैं इंडिया की लाइफ जी रहा हूँ विद ऑल एंड ऑल ओनली गुरुजी महाराज ग्रेस। मतलब देयर इज नो क्वेश्चन विदाउट दैट। वो अगर उनकी ग्रेस ना हो तो क्या लाइफ होती है, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दैट। मतलब एक ऐसी फीलिंग है कि कुछ भी गलत होने से पहले कि गुरुजी महाराज हैं, ही इज देयर, तो कि कुछ खराब नहीं होगा। अगर जो होगा वो हमारे कर्म उन्होंने बहुत छोटा कर दिया है, बट उनके बिना लाइफ लाइक हमारी फैमिली भी यहाँ पे संगत ही है, हमारा फन टाइम भी उन्हीं के साथ होता है, हमारे सत्संग भी उन्हीं के साथ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो वो भी उन्हीं से शेयर करनी है, कुछ अच्छा हुआ वो भी उन्हीं से शेयर करना है। एंड दिस इज व्हाट जो लव योग गुरुजी संगत की बना के गए। और उनको हम जानते भी नहीं पहले, सबको बस किसी को 1 साल हुआ जानते, किसी को 2 साल हुए जानते, किसी को 3 साल हुए जानते। तो गुरुजी ने ऐसा एक मतलब बॉन्ड सब संगत से बना दिया है कि और हमारी लाइफ उन्हीं के आसपास रिवॉल्व करती है। अंकल इज इट ओके? जी अंकल, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। जय गुरुजी। मैं अनिल चोपड़ा गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत को प्रणाम करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने आज दोबारा हमें अवसर दिया अपनी महिमा का गुणगान करने का। और मैं धन्यवाद बड़े मंदिर का भी करता हूँ कि उन्होंने हमें इसे योग्य समझा कि हम दोबारा गुरुजी की महिमा का गुणगान कर सकें। तो मैं गुरुजी के साथ हमारी जो यात्रा थी वो शुरू हुई 1997 में 1997 में, जैसा कि मेरी आंटी ने बताया। तो शुरू में तो मुझे ऐसे लगता था ठीक है जी, इन्होंने जाना है गुरुजी के पास। ये तो पहले फर्स्ट इंस्टांस में ही जैसे गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया था ना, कि उन्होंने उसी वक्त जज कर लिया था कि ये तो भगवान है, हम भगवान के पास आ गए हैं, हमें तो बस सब कुछ मिल गया है। पर मैं थोड़ा जैसे माइंड वेवी सा होता है, मैंने ऐसे सोचना चलो ठीक है जाना है गुरुजी के तो चलो जाना है, ठीक है घर बैठ के क्या करना है, गुरुजी के पास जाएंगे। तो धीरे धीरे गुरुजी ने ऐसे अपने रंग में रंगा कि जैसे गुरुजी की ऑरा होती है, गुड फीलिंग होती है। तो फिर ऐसे लगने लगा कि जैसे जैसे गुरुजी के नहीं जाना, कोई कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आज का दिन है तो हम गुरुजी के बिना निकालेंगे, क्योंकि गुरुजी डेली दर्शन देते थे, डेली सेक्टर 33 में बैठते थे। तो हमने गुरुजी के पास जाना, वहां पे संगत ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने, और सुन के बड़ी हैरानी होती थी कि मतलब फ्रॉम दैट डे वी कैन थिंक कि जी जहां पे मेडिकल साइंस खत्म होती है वहां से गुरुजी की ब्लेसिंग स्टार्ट होती है। किसी ने कुछ बताना, किसी ने कुछ बताना। इस जर्नी में ही एक बार ऐसे हुआ कि मेरे मदर जो थे वो, उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, तो हम डॉक्टर के जाते रहते थे रेगुलरली। कभी उनको सांस चढ़ जाना, कभी कुछ आ जाना, कभी एकदम से पसीना आ जाना, तो ऐसे मतलब काफी परेशानी थी।
तो एक बार डॉक्टर ने बोला कि इनकी टीएमटी करा लो, फिर पता लग जाएगा। तो टीएमटी के बाद दोबारा जब डॉक्टर को दिखाया, उसने रिपोर्ट देखी तो कहते हैं जी इनकी तो 2 आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, बाकी 2 आर्टरीज का तो एनजीओ के बाद पता लगेगा, एंजियोग्राफी के बाद पता लगेगा। आप पीजीआई में थे हम, तो आप डेट ले लो, आप कर लो, उससे हम देन वी कैन सी कि फर्दर ट्रीटमेंट क्या देना है। तो हमें किसी ने एडवाइस किया, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा बेटर है स्कॉट्स में चले जाओ। अब एस्कॉर्ट्स में मेरा यंगर ब्रदर दिल्ली में था, उसने डेट वगैरह ले ली। तो इन द मीन टाइम मैंने वैसे ही आया कि जैसे सारी संगत बताती है गुरुजी ने ऐसे कल्याण किया, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अपनी आंटी को बोला कि मेरे में तो हिम्मत नहीं है गुरुजी के पास, क्या मैं तो गुरुजी की तरफ देख भी नहीं सकता पास आके। हाँ, हम दूर से बैठे गुरुजी को देखते रहते थे, और गुरुजी ने कभी जाने की आज्ञा करनी तो हमने तो साथ वाले को कहना, जा तुझे बोला गुरुजी ने जाने को, मुझे नहीं बोला। और अगर गुरुजी ने जब संगत को जाने की आज्ञा देनी, हमने आंखें बंद करके बैठ जाना कि जैसे पता नहीं कितना ध्यान लगा हुआ है, बस दिस इज ऑन द लाइटर साइड। तो मैंने अपनी आंटी को बोला कि मैं तो बोल नहीं सकता, तो आप ही जाके बताओ गुरुजी को, बात करो। तो शी वेंट टू गुरुजी, तो उन्होंने बताया गुरुजी इस तरह मम्मी दी प्रॉब्लम सी, तो डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करा ली। क्या गुरुजी कहते हैं ना की है, शी कुडंट गेट बी। क्या बोला गुरुजी ने, गुरुजी काफी तेज बोलते थे, तो उसने कहा है जी। गुरुजी कहते हैं ना की है, उन्होंने नाम बता दिया। गुरुजी ने एक तरह ऐसे देखा, 1 मिनट मतलब फॉर फ्यू सेकंड्स, कहते हैं बात गल करांगे। शी केम बैक, उनकी आंखों में आंसू थे। तो एक आंटी ने पूछा भी क्या बात हो गई, कहते हैं ऐसे ऐसे गुरुजी देखो सबका कल्याण करते हैं, मैंने बोला है तो गुरुजी कहते हैं बात गल करांगे। कहते फिर क्या है, जब माथा टेकोगे जाने के वक्त फिर बोल देना गुरुजी को, गुरुजी ने कौन सा मना करना है कि ये थोड़ा एक बार बोल दिया तो आप दोबारा नहीं बोल सकते। तो गुरुजी ने जब जाने का, गुरुजी ने आज्ञा दी हमें जाने को, तो माथा टेका मेरी आंटी ने गुरुजी को। तो कहते गुरुजी मम्मी दा तुसी तुहानू दस्सिया सी, तुसी क्या सी बाद च गल करांगे। गुरुजी कहते हैं गल की करनी है, कर दिता कल्याण। अच्छा, वो खुशी खुशी वापस आ गए। तो 2 दिन के बाद जब एंजियोग्राफी हुई, तो डॉक्टर ने जो कर रहा था, मेरा ब्रदर पास ही खड़ा था, कहता हुई शी टू यू यंग मैन, कहता शी इज माई मॉम। कहता कांग्रेट्स, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। तो वो आ गया, वो भागा भागा नीचे आया, मेरे फादर को बताया, उन्होंने फोन पे हमें यहाँ बताया। तो हम गुरुजी के पास जाने ही लगे थे। तो जैसे ही हम गए तो मेरी आंटी ने माथा टेका, तो गुरुजी को कहते गुरुजी मम्मी दी रिपोर्ट आ गई है, सारा कुछ ठीक है। गुरुजी कहते अच्छा, तेरी माँ लगती है तेरी सस लगती है। शी सेड गुरुजी सस लगती है। गुरुजी कहते हैं तू सस दा कल्याण कराया, नूंहां तो जैलसी कर दी सस्सां तो सस दा कल्याण कराया। उस तो बाद गुरुजी ने मेरी आंटी का नाम ही रख दिया नू सस, बैठी है नू सस। और किसी ने आना, ए देखो एक कुड़ी संगत संता तो सस दा कल्याण करा के गई है। ऐसे गुरुजी के साथ हमारी यात्रा चलती रही है, एंड आई कैन से कि वो हमारा गोल्डन टाइम था। अगर कोई आज मुझे बोले ना कि इफ आई कैन टर्न द क्लॉक बैक एंड विश व्हाट यू वांट, तो मैं तो यही कहूंगा मुझे वो दिन वापस कर दे जो हमने गुरुजी के साथ बिताए थे। सच्ची इतना मतलब अब दिल में ऐसे फील होता है ना कि क्या वो टाइम था। और आज भी संगत जो हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, जो संगत के हैं, वो कहते थे आपके बच्चे छोटे छोटे थे, आप ऐसे चले जाते थे, 8 बजे जाते थे, और बाद में तो आपको गुरुजी कभी 2 बजे कभी 3 बजे भेजते थे। बच्चों को ने अगले दिन स्कूल जाना है, आपने अपने काम पे जाना है, कैसे जाते। मैं कहा ये गुरुजी की ही बस महिमा थी कि हमें कुछ नहीं पता लगता था कि कैसे हम अगले दिन काम पे भी सुबह उठ के चले जाते हैं, शाम को फिर गुरुजी के पास आ जाते हैं। मैं कहूँ उस संगत की श्रद्धा देखो, जो इतनी संगत के लिए लंगर बनाती है, वो भी तो काम पे जाते हैं ना, वो इतनी संगत के लिए लंगर बना के लाते हैं, इतनी संगत के लिए कड़ा प्रसाद बन के आता है। मतलब उस संगत की देखो कितना योगदान है, उस संगत की कितनी डेडिकेशन है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही एक बार गुरुजी हमें उदयपुर लेके गए, तो वापसी पे उदयपुर लेके गए तो वहां पे गुरुजी डायस पे बैठे थे। तो जैसे इनॉग्रेशन स्पीचेस हुई, तो एक अंकल थे, तो किसी ने बताया कि ये जो है ना ये रिक्को ऑटो है, क्योंकि उदयपुर इज इन राजस्थान, तो वो रिक्को वहां पे शायद होगा राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन समथिंग लाइक दैट, तो ये उसके एमडी हैं। ठीक है, वो साथ बैठे थे, तो चलो ठीक है। उसके बाद सारा कुछ हो गया, तो लंगर मतलब हमने खाना शुरू कर दिया। गुरुजी के थोड़ी देर वैसी नजर पड़ी, तो हमने देखा वो जो एमडी जिसको कह रहे थे वो तो गुरुजी के पांव में बैठा है। अब गुरुजी ने पता नहीं क्या मतलब ही उसने देख लिया कि गुरुजी के जो साथ बैठा था वो पांव में बैठा था गुरुजी के। और जब वापस आए तो एक चीनू भैया हैं, चीनू अंकल हैं, उनको गुरुजी ने अपने शूज दिए, उनको गुरुजी ने ड्यूटी लगाई, जाओ संगत नू ना बड़ा मंदिर दिखा के ले। तब बड़ा मंदिर बन रहा था,
तो गुरुजी के शूज थे उनके पास, तो शूज उन्होंने बस में घुमाए, इतनी फ्रेग्रेंस शूज में कि आई कांट एक्सप्लेन, इतनी फ्रेग्रेंस गुरुजी के शूज में थी। तो ऐसे हैं गुरुजी, और गुरुजी संगत का इतना ख्याल रखते हैं। ऐसे ही एक बार 98 दिसंबर में ही हम मसूरी में थे, तो हम वापस आए, तो बच्चों ने कहा नहीं गुरुजी के पास जाना, न्यू ईयर तो गुरुजी के साथ में बनाना है। तो हम आगे दिल्ली आ गए, इंस्टेड ऑफ कमिंग टू चंडीगढ़ हम दिल्ली आ गए। तो इतनी फॉग थी कि हम बड़े मंदिर जा नहीं सके, हम इतनी फॉग थी कि हमें रास्ते में ही वापस आना पड़ा। तो हम अगले दिन चंडीगढ़ आ गए, तो फैब में हम फिर दिल्ली गए, तो कोई शादी थी, तो हम फटाफट शादी में शक्ल दिखा के वापस आ गए गुरुजी के पास। अच्छा, गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठते थे और गुरुजी जल्दी संगत को आज्ञा दे देते थे। इट मे बी 10 और 10:30, तो माई आंटी वाज अहेड ऑफ मी, मेरे आगे थे। तो जैसे ही वो एंटर किए तो गुरुजी कहते एकड़ा टाइम आंदा आंटी, शी सेड गुरुजी 29 ਦਸੰਬਰ ਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ नहीं सी, ਤੁਹਾਡੀ आज्ञा तो बिना तो कोई आ नहीं सकता, तो ਅਸੀਂ नहीं सी, ਤੁਹਾਡੀ आज्ञा ਅਸੀਂ नहीं आ सके। चलो, अब गुरुजी को सबका पता है, इतना ख्याल संगत का रखते हैं। हम बैठ गए और जैसे गुरुजी को पता कि ये कुछ नहीं खा के आए, ये सीधा बस मेरे पास भाग के आए हैं, सब कुछ वाइंड अप हो चुका था। तो गुरुजी ने कहा जाओ लंगर करो। हम चले गए किचन के पास, बैठ के हमने लंगर किया। तो जैसे ही लंगर का हमने किया तो मैं तो गुरुजी के पास आके फिर बैठ गया। मेरे आंटी ने प्लेट उठाई और अंदर किचन में धोने चलेंगे, तो एक सेवादार ने देखा, उन्होंने और बर्तन दे दिए। मुझे बुलाया गुरुजी ने 15-20 मिनट बाद, और बुलाओ ना आंटी नु, अंदर भांडे मांजी जाती पई है। तो मतलब गुरुजी का इतना हमें अपनापन फील होता था ना, भी जैसे कोई साया हमारे ऊपर है, हमारे पास एक इतना रिंग है हमारे चारों तरफ, जो कि गुरुजी हमें कोई आंच नहीं आने देंगे। तो ये इस चीज में हम देखते रहे, ऐसे जर्नी चलती रही। और एक मुझे याद है कि एक क्लियर फॉर्म में एक बार गुरुजी आए, और वैसे ही हम जैसे पास में बैठे हैं, तो किसी ने जाना गुरुजी, अच्छा कल तू जाना है, जिसने साउथ जाना था गुरुजी ने मना कर दिया। ये 2004 की बात है। हमने कहा भाई गुरुजी की मौज है, मना किया, और तभी पता लगा कि अगले दिन सुनामी आई है। देखो गुरुजी संगत का कितना ख्याल रखते हैं। ऐसे मतलब गुरुजी ने कभी कहीं ले जाना, कभी कहीं ले जाना, और इतना हमने गुरुजी के साथ ना रियल सेंस में गुरुजी ने ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना प्यार दिया। एक बार ऐसे ही गुरुजी पीएपी कॉम्प्लेक्स में लेके गए, तो वो चीज औरा देखने वाला ही होता था कि रेड बीकन वाली गाड़ियों की लाइन चली जा रही है गुरुजी के पीछे। और जैसे ही पीएपी कॉम्प्लेक्स में एंटर किया, गुरुजी ने वहां पे एक बिल्डिंग का इनॉग्रेट किया, और उस वक्त मैंने फर्स्ट टाइम खली को देखा था। तो मैंने एक आंटी मेरे साथ बैठे थे, मैं कहा आंटी सी दैट मैन, यू सी हिज हैंड्स। आंटी कहते ओ माय गॉड। तो इतने में एक पुलिस वाले कोई ऑफिसर बैठे थे मेरे साथ, उन्होंने बताया, कहते हैं जी ये ना रसलर है, हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर है, तो वैसे रसलर है, हमने पुलिस में रखा हुआ है। तो उसको गुरुजी ने ब्लेस किया खली को, और खली पीछे खड़ा रहा, गुरुजी के पीछे खड़ा रहा काफी देर। और अब उसके बाद देखो खली का मतलब कितनी उसको नेम एंड फेम मिला, कहाँ पहुंचा खली। तो ऐसे ही गुरुजी के साथ धीरे धीरे, मतलब जब गुरुजी ने अपना शरीर भी छोड़ दिया, हम एकदम से सोचे। और लास्ट टाइम मैंने एटलीस्ट जब दर्शन किए तो इट वाज बैसाखी, और मैं उस टाइम को याद कर करके अपने को कोसता हूँ कि हम गुरुजी के पास से उठ के आ गए। और उस वक्त ये सदा मासूम गा रहे थे, शायद इस जन्म में मुलाकात होना हो। जब माथा टेका तो गुरुजी ने ऐसे स्माइल किया, और वही हुआ। और मैं रियली उस टाइम को कोसता हूँ कि हमने क्यों गुरुजी को, हमें बहुत जल्दी छोड़ गए गुरुजी। और गुरुजी ये नहीं है कि तब, आज भी हमारे साथ। मैं 2 दिन पुरानी बात बताता हूँ कि इट वाज मंडे, हम पंचकूला में थे, तो 9 बजे चंडीगढ़ में कर्फ्यू लग जाता है। अवर कार गॉट स्टक। अब मैं अपनी कार के अंदर ही बैठा हूँ, किसी से कोई हेल्प नहीं मांगे थे। सडनली पता नहीं कहां से एक लड़का और लड़की थे, देवर इन अ कार, एंड ही स्टॉप्ड, अंकल यू वांट एनी हेल्प। मैंने कहा हाँ यार, ये एकदम स्टिक कर गया, कुछ पता नहीं क्या बात बंद हो गई है। एंड ही हेल्प्ड अस एंड वी रीच्ड होम सेफली। ये गुरुजी ही थे जिन्होंने भेजा। तो गुरुजी बस संगत का खुद भी इतना ख्याल रखते हैं, और अब भी हमारे साथ हैं। और आई कैन ओनली से कि कोई ऐसा नहीं है कि ये नई संगत है, पुरानी संगत है, सब संगत है। और जो संगत गुरुजी के शरीर छोड़ने के बाद जुड़ी है, उनमें इतनी श्रद्धा है कि मुझे खुद अपने आप पे ऐसे आत्म गिलानी सी होती है कि इनमें इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है गुरुजी के लिए। हमें तो कुछ भी नहीं है श्रद्धा गुरुजी की इसके मामले में। तो नाउ आई टेल माय सन अरस्तु, ही विल डू सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। तो जैसे मेरे फादर ने बताया कि हमारी जर्नी गुरुजी के साथ 97 में शुरू हुई थी। तो गुरुजी का जब हमने जाना शुरू करा तो मेरे को रात को बहुत डर लगता था। मैं बहुत छोटा था और मेरे को बहुत डर लगता था। तो मैंने अपना मम्मा को कहा कि मैंने कहा मम्मा मेरे को रात को ना बहुत डर लगता है। तो मम्मी कहते मैं मैनू ना दस, गुरुजी दे नाल गल कर।
मैंने कहा मम्मी मैं कहा मेरे को तो डर लग रहा है। कहता नहीं नहीं बेटे, हमें तो गुरुजी डांट देंगे, तू छोटा बच्चा, तेरे को गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं गया गुरुजी के पास, मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी मैनू ना राती ना बहुत डर लगता है, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? तो मैं क्या गुरु जी चोपड़िया दा। मैं इतना बेवकूफ था, पर मैं बहुत छोटा बच्चा था, मेरे को ये कहना चाहता गुरु जी आपका बच्चा। तो गुरु जी कहते अच्छा काम कर, कल चांदी का कड़ा बना ले। तो अगले दिन हम चांदी का कड़ा ले गए, मैं और मेरा छोटा ब्रदर जो बहुत ही छोटा था, गुरुजी ने हम दोनों को चांदी का कड़ा डाल दिया। और उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बिल्कुल रात का डर ही खत्म हो गया, क्योंकि मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता था। तो अब वो कड़ा छोटा हो गया, क्योंकि जैसे जैसे एज बड़ी होती गई कड़ा छोटा हो गया। तो गुरुजी 8 फेब 2003 को डुगरी में गुरुजी के फ्रेंड की डॉटर की मैरिज थी, तो गुरुजी वहां पे आए थे। तो मैं और मेरा भाई कड़ा वैसे ही बनवा के लेके गुरुजी के पास, आप कह लो चाहे ओवर स्मार्ट कह लो, हमें तो मत है नहीं, गुरुजी ही समझ देते हैं। तो गुरुजी के पास गया मैं, तो मैंने कहा गुरुजी ये कड़ा अपने ना 97 च चंडीगढ़ च पाया सीगा, ਤੇ ਇਹ ਕੜਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। तो मैंने जेब से कड़ा निकाल के दिखा दी, मैं कहा गुरु जी देखो नवा कड़ा लेके आए हैं। तो गुरु जी हसन लग पे बिल्कुल। तो एक आंटी नाल बैठे सी, कहते गुरु जी देखो बच्चे किन्ने तेज हो गए ना, कड़ा अपने नाल ही लेके आए ने। तो गुरु जी ने वो दूसरे वाला कड़ा डाल दिया। और मैंने पूछा गुरु जी पुराने कड़े का क्या करूं? गुरु जी कहते हैं इन्हें पानी च परवाह कर देना। तो गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि जो इसको हम बयान भी नहीं कर सकते। 97 में जब हम 33 सेक्टर गुरु जी के पास जाते थे, हम बच्चे थे, पर हमने बिल्कुल गुरु जी के सामने, गुरु जी ने कभी नहीं रोका कि बच्चों को नहीं सामने बैठने को, हमने सामने बैठ जाना और वेट करते रहनी। मम्मा की ड्यूटी किचन में होती थी बर्तन धोने की, और उस टाइम आप संगत जी कोई सेल फोन ही नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। पर गुरु जी की ऐसी मर्जी थी कि जब भी गुरु जी का कोई झूठा प्रसाद आता था, कि जैसे गुरुजी ने अगर मशरूम का सूप पिया, या फिर गुरुजी ने बेल के शरबत पीते होते थे गुरुजी, अगर उनका झूठा गिलास आया, तो पता नहीं कहां से मैंने और मेरे छोटे भाई ने किचन के बैक डोर पे आ जाना, और मम्मा ने हमें प्रसाद दे देना। वो पता ही नहीं लगता था कि गुरुजी कैसे करता था, क्योंकि हम उठते तो थे नहीं थे, पर उसी टाइम हम क्यों उठते थे और क्यों अपनी मम्मी के पास किचन के बाहर जाके खड़े हो जाते थे, वो गुरुजी को ही पता है, गुरुजी ही करते हैं सारा कुछ। तो संगत जी 97 में गुरुजी का बर्थडे था 33 सेक्टर में, और बहुत कम संगत थी, 200-250 से ज्यादा संगत नहीं थी। हॉल में बैठे हुए थे सारे। गुरुजी ने मेरे को याद है गुरुजी ने ब्लैक फॉरेस्ट का केक काटा था, और मेरे को ब्लैक फॉरेस्ट केक बहुत पसंद था। तो सेवादार आके मेरे को ब्लैक फॉरेस्ट का केक मेरे को प्रसाद देगे। जब गुरुजी ने केक काटा तो उसके बाद प्रसाद देगे, मेरा और खाने का मन करे। मैंने कहा मैं कहा गुरुजी, मैं कहा पता नहीं बुलाते भी हैं कि नहीं है। इतने में मेरे साथ वाले अंकल थे, वो मेरे को अपना प्रसाद आगे कर दिया। कहते किड यू विल हैव द प्रसाद? मैंने कहा हाँ जी अंकल मैं खा लूंगा। कहते बेटे मैंने रूट कनाल के ट्रीटमेंट करवाया, तो मैं तो प्रसाद खा नहीं सकता, आप खा लो, अदरवाइज प्रसाद का नादर होगा। तो मैं कहा गुरुजी कमाल कर दिया आपने, मेरा प्रसाद खाने का मन था और आपने साथ वाले अंकल का रूट कनाल करवा दिया कि वो प्रसाद ही ना खा सके। तो गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने कृपा करते हैं जिसका हिसाब ही कोई नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, 97 में गुरुजी 30 अक्टूबर के बाद गुरुजी चले गए। किसी को कुछ नहीं पता था कि कहाँ पे गए हैं गुरुजी। हमने मम्मा से रोज पूछना, मैंने और मेरे छोटे ब्रदर ने, कि मम्मा गुरुजी कब आएंगे कब आएंगे? तो मम्मा कहते नहीं बेटे गुरुजी आएंगे आएंगे। कि एक इतना ज्यादा गुरुजी के साथ प्यार था, प्यार अब भी है, और इतनी ब्लिस गुरुजी के संगत में जाकर जिसका कोई हम बयान ही नहीं कर सकते। तो गुरुजी के पास संगत जी जब हम एक बारी क्या हुआ, तो बिल्कुल जैसे मेरा स्कूल में जहां पे पढ़ता था 32 सेक्टर में, उसकी बिल्कुल सीधे सड़क जाती थी। एक बार मेरा ऑटो वाला बिल्कुल गुरुजी के घर के आगे से ले गया, एंड मैंने देखा कि गुरुजी छत पे खड़े हुए हैं, ब्लैक चोला डाला हुआ है गुरुजी ने, और मैं और मेरा भाई एकदम से ही हमने उच्ची से एक दूसरे, मैंने कहा भाई गुरुजी? कहता हाँ जी भाई गुरुजी। एंड मेरे को याद है कि वो उस दिन ट्यूसडे था और मेरा मैथ्स का यूनिट टेस्ट था, और मेरे उसमें फुल मार्क्स आए थे। तो गुरुजी कितने कृपालु, मन के अंदर एक भाव रखा गुरुजी के दर्शन करने का, और गुरुजी ने उस दिन ऐसा करिश्मा करा कि गुरुजी ने अपने दर्शन करवा दिए। तो ये कैसे कौन कर सकता है? ये मालिक ही कर सकता है। मालिक आपका भाव देखता है। एक बारी ऐसे ही मेरा बर्थडे था, तो मेरा बड़ा मन करे कि मैं गुरुजी के दर्शन करूं, पर मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, 7th 8th में था, एंड क्लासेज, और मेरा जब बर्थडे सितंबर को आता था 23 सितंबर को, उस टाइम यूनिट टेस्ट होते थे।
स्कूल के अंदर, तो पॉसिबल ही नहीं था कि हम दिल्ली, गुरुजी उस टाइम तक दिल्ली जा चुके थे। तभी गुरुजी का मैसेज आता है कि हिमाचल भवन में जस्टिस गिल की डॉटर की शादी है और गुरुजी वहां पे आएंगे। तो मैंने कहा ले भी, मैं कहा गुरुजी आएंगे। तो मैं गया गुरुजी के पास, मैंने गुरुजी को मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी, मन के अंदर ही बोला, बोल तो मैं सका ही नहीं कुछ, कि गुरुजी थैंक यू, मेरा बर्थडे था और आपने दर्शन दे दिए। तो मैंने फिर भी गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी आज तो मेरा बर्थडे है। गुरुजी कहते काका वो तो हो गया। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਮਾਈਲ, ਇੰਨੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਹੱਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਹੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾ गुरु जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि आपने मेरे बर्थडे वाले दिन आपने मेरे को बुला लिया। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि जब हम उदयपुर का, मेरे पापा ने सत्संग करा, हम वापस आ रहे थे, गुरुजी ने बोला हमारा बड़ा मंदिर दिखा दो। तो हम बड़ा मंदिर देखने चले गए। एंड बड़ा मंदिर हम देखने गए तो पता नहीं, हम बच्चे बच्चे शरारती थे, हम ऊपर शिवलिंग पे चढ़ गए। तो क्योंकि उस टाइम मंदिर बन नहीं रहा था, गुरुजी ने पता नहीं क्या समझ दी, तो नीचे आए तो मैं बहुत डांट पिटी बच्चों को, गुरुजी के पेरेंट्स से भी। तो पापा ने मेरे से पूछा कि बेटे तुम क्या करने गए थे ऊपर, तुम गिर जाते था कुछ। तो मैंने वो शिवलिंग के पीसेस पापा के आगे हाथ में रख दिए। मैं कहा पता नहीं पापा क्या हुआ, मेरे को लगा कि मेरे को ये पीसेस गुरुजी के शिवलिंग के ले आने चाहिए, और गुरुजी का ऐसे हुक्म था कि देखो ये मैं शिवलिंग के पीसेस ले आया। उसके बाद घर वाले शांत हो गए। तो उसके बाद गुरुजी का जो फर्स्ट बर्थडे जो गुरुजी ने बड़े मंदिर में जो बनाया था, वो गुरुजी ने 98 में बनाया था। मुझे अब तक याद है कि उस टाइम तक गुरुजी की गाड़ी नीचे बेसमेंट में जाती होती थी, हम बच्चे बच्चे ही थे एंड कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी। गुरुजी की कार आई, हम बच्चे बच्चों ने, वो जब गुरुजी अंदर चले गए तो हमने सरियों से वो कार को, रिवॉल्विंग नीचे मैकेनिज्म था पर वो भी इलेक्ट्रॉनिक नहीं हुआ था, हमने सरियों से उसको घुमाया कि गुरुजी की गाड़ी सीधे कर लें। एंड वो भी एक नजारा था। कम संगत थी बड़े मंदिर में, पर वो दैट वाज आई वुड से कि बेस्ट टाइम जो गुरुजी के साथ जो हमने बिताया, कि गुरुजी की इतनी कृपा है कि जिसका हम बयान ही नहीं कर सकते। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक बारी गुरुजी का मन में तो था, पर मैं थोड़ा बड़ा हो गया, 7th 8th में था, तो अब घर वाले भी नहीं दिल्ली इतना फ्रीक्वेंट मेरे को तो लेके जाते नहीं थे, खुद ही जाते थे, क्लास बड़ी हो गई थी, मेरे को या मेरे भाई को लेके जाते थे। एक बारी पता नहीं क्या हुआ, मैं अपनी एक बारी मैं ट्यूशन पे था, तो मैंने, देवर नो सेलुलर फोन्स वर वेरी एक्सपेंसिव, हम बच्चों को कहाँ पे मिलना था, पता नहीं मैंने घर ही फोन कर दिया एकदम से क्लास से। मैंने कहा कि मम्मा पता नहीं क्या बात थी, मैंने घर फोन कर दिया। कहते बेटे अच्छा हुआ तूने कर दिया, हम तो भूल ही गए थे, गुरुजी आए हुए हैं, नारंग अंकल जो IRS नारंग अंकल हैं, उनके घर गुरुजी 39 सेक्टर में आए थे। तो कहते गुरुजी आए हुए हैं, तो बेटे पता नहीं कितनी देर होगा, अब तेरे को खुद ही आना पड़ रहा है, हम नहीं तेरे को लेके आ सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मा, मैं खुद ही आ जाऊंगा। मेरे को नहीं पता मैं 10-12 किलोमीटर कैसे साइकिल पे गया, वहां पहुंचा, गुरुजी ने लंगर के लिए भेज चुके थे, गुरुजी ने इशारा करा कि बैठ जाओ, सामने जाके बैठ जाओ। मैं बैठ गया, गुरुजी ने मेरे को 2 बारी प्रसाद दिया। उसके बाद इतने में जो पॉलिटिशियन है भट्टल वो आए, तो गुरुजी कहते आजो CM मैडम, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ। तो वो भट्टल उस टाइम CM नहीं बनी थी, 2.5 सालों बाद भट्टल डिप्टी CM बनी थी। और मेरे को अब तक याद है कि गुरुजी से मैंने उस दिन अपने पेन भी ब्लेस करवाए थे, मेरे एग्जाम्स आने वाले थे तो मैंने अपने पेन्स भी गुरुजी से ब्लेस करवाए थे। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने क्योंकि मेरे को बोला कि लॉ करने के लिए, मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी, मैंने बिना तैयारी, मेरी जीके थोड़ी अच्छी है, डिसेंट है, तो मैंने पेपर दिया, मेरा 18वां रैंक आ गया, तो मैंने लॉ के अंदर एडमिशन ले ली। गुरुजी के हुक्म से ही हुआ सारा कुछ, मेरा तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मेरे लॉ के एग्जाम का जब मेरा फाइनल ईयर था तो उस टाइम इलेक्शंस थे और मैं खड़ा हो गया लॉ डिपार्टमेंट में। और गुरुजी तो मेरे को लगे डर, मैंने कहा कि ले गुरुजी इलेक्शंस में खड़ा हो गया, पता नहीं मैं जीतूंगा हारूंगा क्या होगा। तो गुरुजी का ड्रीम आता है, गुरुजी उस टाइम तक चोला छोड़ चुके थे, गुरुजी का ड्रीम आता है काका कोई नहीं तो कल जीत जाएगा। अगले दिन मैं जीत गया। चलो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मेरा एग्जाम था, इनकम टैक्स का एग्जाम था, जब मैं इलेक्शन जीत गया, डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव बन गया अपने कॉलेज का, लॉ डिपार्टमेंट गुरुजी की कृपा से तो था। तो गुरुजी का मेरे को ड्रीम आता, मेरा पेपर नहीं अच्छा हुआ, गुरुजी का मेरे को ड्रीम आता है, कहते काका तेरी ना इस पेपर च ना रीअपीयर आएगी। तो मैंने कहा गुरुजी आप ये क्या बात बोल रहे हो, मैं कहा कहते काका नहीं तेनू कहता तेरी रीअपीयर आएगी पर तेरी रीवैल्यूएशन च ना पेपर क्लियर हो जाएगा। मैं कहा गुरुजी मेरी तो बेइज्जती बड़ी हो जानी, क्योंकि मैं लगातार अपने कॉलेज का स्टूडेंट ऑफ द ईयर सीगा। तो मैं कहा गुरुजी मेरी तो बेइज्जती बहुत होनी है। फिर मेरे को गुरुजी ने बोला काका तेनू इलेक्शनां च पता तू की कितना सीगा। मैंने इलेक्शनों में क्या करा था, मैंने अपने ऑपोजिट कैंडिडेट्स की बहुत निंदा करी थी। तो ये गुरुजी का एक हमारे लिए एक हुक्म है या एक सीख है कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई आपके साथ जितना मर्जी बुरा कर ले कोशिश करिए, बट हम फिर भी ह्यूमन बीइंग है, हम निंदा करते हैं। तो ये एक हुक्म था, गुरुजी की मर्जी थी। मेरी पेपर में रीअपीयर आई और मेरे को उसके बाद रीअपीयर का एग्जाम भी नहीं देना पड़ा, मेरे रिवैल्यूएशन में पेपर भी क्लियर हो गया।
और बहुत कम सिर्फ 3 बच्चों का कॉलेज में रीवैल्यूएशन में क्लियर हुआ था, और जिसमें मैं था। तो ये गुरुजी की ही मर्जी थी कि गुरुजी कैसे करते हैं वही सब कुछ। अब संगत जी, जो मैं आपको बात था कोविड का, अब आपको सबको पता कि कोविड का टाइम है। तो संगत जी, लास्ट ईयर 2020 की बात है कि मेरे को ड्रीम आता है कि मेरे छोटे ब्रदर को कोविड हो गया है। दैट वाज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो मैंने फरवरी 2020 एंड मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा कि भाई मेरे को ड्रीम आया, गुरुजी का हुक्म हुआ है कि तेरे को ना कोविड होगा, तो ठीक हो जाएगा। और उस टाइम संगत जी कोविड का कुछ नहीं था, सिर्फ चाइना में ही था, कुछ भी नहीं था, पर गुरुजी की मर्जी। उसके बाद क्या हुआ, इन द मई 2020 जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तो मेरे को ड्रीम आता है कि गुरुजी बैठे हुए हैं येलो चोले में, और गुरुजी कह रहे हैं, और गुरुजी बैठे हुए हैं, और मेरी मम्मा गुरुजी के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुजी एक काम करो, आप ना जितने भी दुख है ना मैनू ना एक बारी ची दे दो, ते बाद च मेरी लाइफ च ना सुख ही सुख रहे। तो मैं मैंगो खा रहा हूँ, गुरुजी संगत को मैंगो प्रसाद है, मैं गुरुजी की तरफ देखता हूँ, और गुरुजी मेरी मम्मा को डांटते हैं, कहते तू कमली हैगी है, संता तो दुख मंगदी पई है। और मैंने गुरुजी बनाया, गुरुजी माफ कर दो, मम्मा को पता नहीं उन्होंने क्या बोल दिया। तो गुरुजी मेरे तरफ स्माइल करते हैं। अगस्त में गुरुजी संगत जी मेरे को ड्रीम आता है कि मैं पीजीआई के कोविड वार्ड से वापस आ रहा हूँ, एंड गुरुजी ने मेरे को ठीक कर दिया। एंड गुरुजी जैसे ड्रीम आया था वही हुआ, हमारी सारी फैमिली को कोविड हो गया इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। माय फादर वाज इन फोर्टिस फॉर 1 वीक। मेरे ग्रैंडफादर 2 हफ्तों के लिए आईवी हॉस्पिटल में थे, और मेरे को 10 अक्टूबर को 106 बुखार था। एंड मेरे बचने का जो अपनी जिंदगी की जो वो था, मेरे को अच्छा टाइम मेरे आंखों के आगे घूमने लगा जो गुरुजी के साथ मैंने बिताया था। और मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी, मैंने कहा गुरुजी अगर आपने लेकर जाना है तो ले जाओ, बट गुरुजी मैं जीना चाहता हूँ। वो गुरुजी की ही कृपा है कि गुरुजी ने मेरे को नई लाइफ बख्शी 10 अक्टूबर को, जिसके कारण मैं उठ खड़ा हुआ। गुरुजी ने बता दिया था पहले कि दुख आएगा और तुम ठीक भी हो जाओगे। इसी के बाद गुरुजी, क्योंकि मेरे को ड्रीम आया था मेरे भाई को भी होना है, मेरे भाई को भी दिसंबर के अंदर कोविड हो गया, और उसको भी संगत जी गुरुजी ने ही ठीक करा। तो संगत जी गुरुजी कह के गए थे कि आने वाला टाइम बहुत औखा है। मेरे को याद है एक बार हम छोटे छोटे बच्चे थे 33 सेक्टर में, गुरुजी ने बाहर भेज दिया, हम बाहर थे तो उसी टाइम लाइट चली गई, रात का टाइम था, सिर्फ 5-6 संगत बैठी हुई थी जिसमें मेरे मम्मी पापा भी थे। तो गुरुजी कभी प्रवचन नहीं करते होते थे, कभी भी नहीं करते थे, पर उस टाइम गुरुजी की मौज थी। तो गुरुजी सत्संग कर रहे, कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं आने वाला टाइम कितना माड़ा है, एड्स वर्गी बीमारियां तो कुछ भी नहीं है, इस तो ज्यादा औखा टाइम आएगा, पर बचेगा वो कि जेड़ा अपनी सोच पॉजिटिव रखेगा ते रब दा नाम लेगा। तो संगत जी हम अब भी वही देख रहे हैं, कोविड है, कितना मुश्किल का समय है संगत के लिए भी, पर एक गुरुजी के साथ यादें जुड़ी हुई हैं। एक मैं बड़े मंदिर वालों का शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल के समय के अंदर वो संगत के सत्संग करवा रहे हैं, जिससे संगत को पॉजिटिविटी आती है। तो संगत जी मैं यही कहूंगा कि गुरुजी के साथ जुड़े रहो, एंड गुरुजी ने ही सब कुछ करना। अब मैं एक बहुत फनी सी आपको बात बताऊंगा कि मेरे पिछले कितने सालों से गुरुजी के साथ, आप कह लो एक शिकायत ही है, गुरुजी से एक बात थी कि गुरुजी मेरी आपके साथ कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई वीडियो के अंदर नहीं मैं आता, कभी भी नहीं आता। हुआ क्यों, मेरी मम्मी की गुरुजी के साथ संगत के साथ फोटो है, जो पहले गुरुजी के बड़े मंदिर में राइट हैंड साइड पे लगी हुई थी, अब वो एम्पायर स्टेट में राइट हैंड साइड पे लगी है, जिसमें मेरी मम्मा बैठी हुई है। मेरे पापा कुछ वीडियोस में आते हैं डुगरी में, एक वीडियो में मेरे पापा गुरुजी को पक्का जल रहे हैं, ये वीडियो है 2005 की। और किसी में मेरा भाई भी है क्लेयर फार्म्स वाली वीडियो में, और मेरी कोई भी फोटो नहीं थी, क्योंकि क्या होता है जब गुरुजी का जब सत्संग होता था, यूजुअली मैं बच्चा तो था, पर मेरे को गुरुजी ने मत दी थी सेवा की, मैं सेवा कर रहा होता था। तो मैं सेवा कर रहा होता तो मैं कभी बाहर होता था, पर कभी भी ऐसे जी के साथ नहीं थी। इसी साल की बात है संगत जी कि गुरुजी कैसे बात सुनते हैं, मेरे को किसी ने वीडियो का लिंक भेजा जिसमें पापा गुरुजी को पक्का जल रहे थे यूट्यूब पे, और कहते कि ये चोपड़ा अंकल है। मैंने कहा हाँ जी। मैंने उस बंदे की आगे के यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो एक वीडियो के अंदर डुगरी की वीडियो में मैं बहुत 2 से 3 सेकंड के लिए आता हूँ। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा ये देखो इस वीडियो में तो सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए हूँ, पर चलो गुरुजी का शुक्र है कि मैं 2-3 सेकंड के लिए तो हूँ इस वीडियो के अंदर। और मैंने कहा मम्मी ये तो वहां पे शादी की वीडियो थी, और अब मैं ऐसे कपड़े डाल के गया था गुरुजी के यहाँ पे शादी में, कपड़े मैंने डिसेंट डाले होते। और मम्मा कहते बेटे तुम्हारा तो पता नहीं, मैंने तो अपने बहुत अच्छे कपड़े पाए हुए, ये देख लो तुम। तो चलो मैंने कहा चलो गुरुजी मेरे को 3 सेकंड के लिए वीडियो में तो आया। उसके बाद क्या होता है संगत जी, अगले दिन मैं अमृतसर जा रहा था, तो मैंने उसी जो उन अंकल की जो लिंक था उसमें मैंने और वीडियोस देखी, तो वीडियो मैंने देखी बैसाखी की 98 की। तो संगत जी मैं वो वीडियो देख के रो पड़ा।
तो उसमें मैंने देखा कि मैं और मेरा छोटा भाई गुरुजी से परेशान, मेरा छोटा भाई बहुत ही छोटा था, वो चल भी नहीं पा रहा है प्रॉपर, हम दोनों गुरुजी को मत्था टेक रहे हैं, गुरुजी से हम प्रसाद ले रहे हैं और बाद में बैठे की भी। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो कह रहा था कि मेरी किसी में फोटो ही नहीं है, आपने तो वीडियो में मेरे को डाल दिया कि मैं आपसे प्रसाद ले रहा हूँ। तो गुरुजी बिल्कुल मुरादें पूरी करते हैं, उस टाइम नहीं करते, चाहे इतने सालों बाद गुरुजी ने करी, पर उन्होंने करी तो सही। तो गुरुजी का मैं कैसे शुक्राना करूं कि मेरी हर एक सांस पे गुरुजी का नाम है, कि जो उन्होंने मेरे को एक एक सांस में गुरुजी का नाम है। तो संगत जी इसी तरह मैं एक सत्संग आपके साथ शेयर करता हूँ। वो संगत गुरुजी है 2019, जब गुरुजी का समाधि दिवस था, तो डुगरी में जब सत्संग था, मेरी सेवा लगी हुई थी, मेरी अपनी सेवा खत्म हो गई होल्डिंग एरिया की। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैंने तो अंदर मत्था ही नहीं टेका। तो मैंने जब अंदर मत्था टेकने के लिए देखा तो वहां बहुत रश लगा हुआ था। एंड संगत जी डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अंदर एंट्री नहीं थी क्योंकि बहुत ज्यादा रश था। तो मैंने एक अंकल को रिक्वेस्ट करी, कहते नहीं, इतने में पता नहीं क्या था, मैंने मन में कहा, मैंने कहा बॉस तो आज क्या मत्था टेकना नहीं मिलेगा गुरुजी को, कि मन में ही आई यूज्ड टू एड्रेस हिम एज बॉस। तो इतने क्या होता है, एक सेवादार अंदर से आता है, डॉक्टर पुनीत के साथ मैं खड़ा हूं, डॉक्टर पुनीत को और मेरे को अंदर ले जाते हैं। मैंने नीचे दरबार में मत्था टेका, तो उसी टाइम जब दरबार में जिनकी ड्यूटी थी वो मेरे को कहते हैं कि अंकल आप सेवादार हो। मैंने कहा हाँ जी अंकल मैं सेवादार हूँ। कहते अंकल मेरे को ना कोऑर्डिनेटर का फोन आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा, आप प्लीज इधर सेवा कर लोगे दरबार में। तो मैं उस टाइम रो पड़ा मन के अंदर, मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो कह रहा था मेरे को आपको मत्था टेकने का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ पर तो आपने मेरे को दरबार की सेवा दे दी। तो वो कौन दे सकता है, तो वो मालिक ही दे सकता है कि गुरुजी कैसे मुरादें पूरी करते हैं। एक ही बारी ऐसी बात है कि गुरुजी के बड़े मंदिर की, तो हम ईस्ट ऑफ कैलाश में रुके थे चाचा जी के घर, हम लेट हो गए, 7:30-8 बज गए। आई थिंक ये गुरुजी के बर्थडे का ही सत्संग है, तो बैसाखी का या बर्थडे का ही है। तो हम लेट हो गए, तो मेरे पापा कहते कि बेटे अब तो लेट हो गए, गुरुजी तो अब आगे होंगे। तो मैंने कहा नहीं पापा मेरे को गुरुजी पे भरोसा है, गुरुजी आज लेट आएंगे। तो मन के अंदर मेरा भाई और मेरे पापा को यकीन नहीं था, तो मैंने कहा मेरे को और मेरी मम्मा को तो यकीन है। मैं कहा अब चलो फटाफट, हम वहां पे पहुंचे। उस दिन संगत जी हम पहुंचे 9:15-9:20 पे पहुंचे, उस टाइम आरती चल रही थी। मैंने अपने शूज वहां पे फेंके और मेरी मम्मा पता नहीं कौन से गेट से गए, मैं कौन से गेट से गया और गुरुजी की ऐसे हुक्म है कि गुरुजी की जब आरती खत्म होने वाली थी उस टाइम मैंने और मेरी मम्मा ने गुरुजी की आरती कर ली और गुरुजी ने हमें देख के इतना स्माइल करा। मैंने कहा गुरुजी हंस रहे होंगे कि कितने ढीठ हैं कि मैं दौड़ दौड़ के आई ने, बट वो कौन पूरा कर सकता है, वो गुरुजी ही कर सकते हैं, कि वो आपके अंदर के मन का भाव को देखते हैं, सब कुछ वही देखते हैं। संगत जी बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोविड का टाइम है, प्लीज जितना आप सिमरन कर सकते हैं गुरुजी का करिए, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, ये सोचिए कि गुरुजी आपके साथ हैं। इसी के साथ मैं शुक्राना भी करना, मैं सत्संग खत्म करते हुए शुक्राना भी करना चाहूंगा बड़े मंदिर का, जो संगत से सत्संग करवाते हैं, जो इतना बढ़िया तरीके से सारा कुछ मैनेज करते हैं कि उनके इन बड़े बड़े मंदिर की तरफ से एक संगत को पॉजिटिविटी जा रही है कि गुरुजी के साथ जुड़े रहो, गुरुजी हैं, गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, गुरुजी हमारे पास हैं, गुरुजी हमारे साथ अंग संग सही हैं। इसी करके संगत जी मेरे से कोई गलती होगी और मेरे को प्लीज माफ करना, और मैं थैंक यू करता हूँ बड़े मंदिर का कि जिन्होंने हमें आज सत्संग करने के लिए मौका दिया।